उससे पहले यहूदियों ने अपने वतन की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन उस वक्त हो क्या रहा था कि आप तारीख पढ़ेंगे तो रूस से लगातार यहूदियों को मारकर भगाया जा रहा था। इस इलाके में एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत थी जिससे कि इलाके के दूसरे ममालिक को कंट्रोल किया जा सके। उसके ज़रिए क्या सहयूनियत की लड़ाई चल रही है या फिर सलीबी जंग आज भी ज़िंदा है? सलीबी जंग आज भी जिंदा है। जो लड़ाई है हिलाल और सलीब के दरमियान, यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। आप अगर देखें तो हमास ने एक ऐसा काम किया जिससे वो इस मुद्दे को ज़िंदा तो कर ले गए, मगर हमास पर एतराज़ भी उठ रहे हैं। हमास जो लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। और आप इजराइल का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाए, सिवाय ये कि एक भ्रम जो बना था कि इजराइल इनविंसिबल है, वो आपने तोड़ा। तो आप इसको किस तौर पर देखते हैं, लोग हमास को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के नीचे हमास के मेंबर्स छुपे हुए हैं, तो हमास के मेंबर्स को मारने के लिए इस पूरी बिल्डिंग को मारना पड़ेगा। तो कोई भी जंग का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। किसी फ़लस्तीनी ने दिया था कि तुम लोग इस बात की फ़िक्र मत करो कि हम क्यों कैसे आज़ाद होंगे, बल्कि पहले तुम खुद आज़ाद हो जाओ। अभी मुस्लिम ममालिक के पास जो हथियार है वो हथियार अमेरिका का दिया हुआ है। अब उन हथियारों को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है। कि हमास को खड़ा करने वाला इजराइल है, उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसने जो इजराइल की मदद से खड़ा हुआ, जिसकी वजह से इतने सारे मुसलमानों की जान गई, जिनको कौमों की तारीख का पता नहीं, जिन्होंने आज़ादी की जंगों का मुताला नहीं किया। फिर जो क़बीला अव्वल है जिसका ताल्लुक़ पूरे मुसलमानों से है, उसको भी आज़ाद कराना ज़रूरी है। तो वो हक़ तो आज़ाद कराने का पूरी उम्मत का है, लेकिन चूँकि ये वहाँ रहते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। आदाब। मिलत टाइम्स के इस ख़ास बातचीत में आज हमारे साथ है मिलत टाइम्स ही के एडिटर जनाब शम्स तबरेज़ कासमी साहब। आज हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करें एक बहुत ही ज़्यादा आवाम में चल रही मौजू के बारे में, जो मौजू है फ़िलिस्तीन का। और हम आज ही जानने की कोशिश करेंगे कि मिलत टाइम्स के एडिटर साहब इतने दिनों से इस मौजू को कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने किन चीज़ों पर गौर किया है और वो इस मौजू को कहाँ पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि आपने मेरी गुजारिश पर इस इंटरव्यू के लिए अपना वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहला सवाल ये आपसे है कि इससे पहले कि हम फ़िलिस्तीन के मौजू के मौजूदा हालात को समझें, आप हमें ये बताइए कि फ़िलिस्तीन के मामले के आते ही मुसलमान अपने आप को कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं, जबकि मुसलमान सिर्फ फ़िलिस्तीन में ही नहीं रह रहे हैं, मुसलमान चीन में भी रह रहे हैं जहां उन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान और दीगर इलाके में भी रह रहे हैं जहां पर जुल्म हो रहा है। मगर एक जो आउटरीच आता है, फ़िलिस्तीन के नाम आते ही तमाम तर मुसलमान सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर वो क्या वजह है जो मुसलमानों को इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है फ़िलिस्तीन से? देखिए, फ़लस्तीन का जो मामला है वो मिल्लत का मसला है, वो इस्लाम का मसला है। तो फ़लस्तीन मतलब पूरी दुनिया के मुसलमानों का मामला। फ़लस्तीन पर अगर यहूदियों ने कब्ज़ा किया, उससे पहले कई मरतबा ईसाइयों ने हुकूमत की वहाँ, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ़ पहुँची क्योंकि फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा है, क़िबले अव्वल है हमारा, बैतुल मक़दिस है। उसके अलावा फ़लस्तीन का लगाव मुस्लिम दुनिया से इस वजह से भी है कि वहाँ अंबिया किराम की कब्रें हैं। हमारे कई अंबिया किराम ऐसे हैं जिनका मस्कन रहा है, मरकज़ रहा है। फिर उस सरज़मीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे, जिसका कुरान करीम में बाज़ाब्ता तज़किरा है। उसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद उस सफ़र में यानी वहाँ गए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, उसकी फ़तह के लिए उन्होंने मुआहदा किया, वहाँ पर नमाज अदा की। तो ऐसे कई मामले जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया का, मुसलमानों का लगाव है। दुनिया में मुसलमानों के एरिया बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ की जो सरज़मीन है उसका ताल्लुक़ इस्लामी सरज़मीन के तौर पर नहीं रहा। मुसलमान गए वहाँ, उन्होंने हुकूमत की, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। जैसे स्पेन है, इस्लाम को, मुसलमानों को बहुत फ़ायदा मिला, इल्म अदब की तरक्की स्पेन से, लेकिन स्पेन की हैसियत इस्लामी सरज़मीन की नहीं थी। या इंडिया में मुसलमानों ने हुकूमत की लेकिन उसकी हैसियत इस्लामी सरज़मीन की नहीं बनी। दुनिया के और बहुत सारे इलाक़े हैं। फ़्रांस, आधे फ़्रांस पर एक ज़माने में मुसलमानों की हुकूमत थी। जब ओटोमन एम्पायर का ज़माना था तो इटली पर उनकी हुकूमत थी, यूनान पर उनकी हुकूमत थी और वेटिकन सिटी तक वो पहुँच गए थे। लेकिन फ़लस्तीन का मामला क्या है कि वहाँ पर क़िबला अव्वल है हमारा। तो क़िबला अव्वल होने का मतलब है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का उस सरज़मीन से ताल्लुक़ है, खा वो फ़लस्तीन का हो ना हो। फ़लस्तीन
कि सरज़मीन से यानी क़िबला अव्वल से बैतुल मक़दिस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले गए, तो इस वजह से भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का उससे ताल्लुक़ है। फिर अंबिया कराम का वो मस्कन है, मरकज़ रहा है, ज़्यादातर अंबिया कराम की वहाँ कब्रें मौजूद है, तो इस वजह से हमारा उससे दिली लगाव है तमाम मुसलमानों का। फिर जब उस सरज़मीन की फ़तह होती है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फ़ौज की क़यादत कर रहे थे, हज़रत उबैदा बिन जर्राह भी थे, अम्र बिन अल-आस भी थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद जाते हैं, मतलब हज़ारों इलाके फ़तह हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पूरा अरब का एरिया फ़तह हो गया था, मुसलमानों की फतवाहत का सिलसिला यूरोप तक पहुँच गया था, अफ्रीका तक पहुँच गया था, लेकिन कहीं भी अमीरुल मोमिनीन नहीं गए, सिर्फ़ बैतुल मक़दिस के लिए गए, फ़लस्तीन के लिए गए, मतलब उसकी अहमियत थी, तो इस वजह से भी उसकी हमारे नज़दीक अहमियत है। तो यही वजह है कि जब भी फ़लस्तीन की बात आती है, मस्जिद अक़सा की बात आती है, तो दुनिया भर के मुसलमान उसके लिए बेदार नज़र आते हैं, उस जंग में ख़ुद को शरीक समझते हैं, हर मुमकिन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और है भी, क्योंकि जो फ़लस्तीन की सरज़मीन है ना, वो सिर्फ़ फ़लस्तीनियों की सरज़मीन नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनियों के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा की सरज़मीन है, पूरी कौम की अमानत। यही वजह है कि 1897-98 की बात है, जब सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा थे और यहूदियों ने जब आलमी सहयूनी कांग्रेस बनाई और उन्होंने फ़लस्तीन के इलाक़ों में यहूदी रियासत कायम करने का मनसूबा बनाया, तो डेविड हर्ज़ल जो इज़राइल का एक तरह से रूहानी बानी कहा जाता है, फाउंडर, या जिसने आलमी सहयूनी कांग्रेस को बुलाया, जिसने इजलास भी किया था, तो सबसे पहले एक डेलीगेशन के साथ सुल्तान अब्दुल हमीद की खिदमत में गया और कहा कि आप हमें फ़लस्तीन का इलाक़ा दे दीजिए, हम यहूदी रियासत बनाएंगे, उसके बदले में आप पर यूरोप का जो कर्ज़ है उसको हम अदा करेंगे। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने डांट कर भगाया और कहा कि फ़लस्तीन ओटोमन एम्पायर की सरज़मीन नहीं है, या वो हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा की मिल्कियत है, उम्मत मुस्लिमा की अमानत है, और सुल्तान अब्दुल हमीद की लाश पर चढ़कर भी तुम उस सरज़मीन को हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरी कौम की अमानत है, वहाँ क़िबला अव्वल है, बैतुल मक़दिस है। तो ये वाज़ेह है कि फ़लस्तीन का ताल्लुक़ पूरी उम्मत मुस्लिमा से है, हर एक मुसलमान से है, और इसी वजह से जब भी फ़लस्तीन की बात आती है तो दुनिया भर में मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं, एहतजाज करते हैं, जिससे जो कुछ होता है, मतलब जिसकी जो हैसियत है उस हैसियत से वो मदद करता है। जी, आपने एक बात कही अपने जवाब में कि सहयूनियत जब आती है, डेविड हर्ज़ल की बात आई आपने रखी, उसके बाद जो है खलीफा की बात रखी कि उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया कि वो ज़मीन उम्मत की है। इन सब बातों में यहूदी जो है एक ख़ास फ्रेम में नज़र आते हैं, वो ये कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, और एक तरीके से स्ट्रगल है जो मुसलमानों और यहूदियत में नज़र आती है। मगर जब हम तारीख़ के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थोड़ी बहुत उनसे लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद के अदवार में यहूदी खिलाफत ही के तहत रह रहे थे, मुसलमानों के साथ रह रहे थे, और इनफैक्ट वो बहुत खुशी से रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। उन पर जो जुल्म हुआ वो तो जर्मनी में हुआ, नाजियों ने किया, लेकिन आखिर रूस में हुआ। लेकिन आखिर क्या बात है कि जहाँ क्रूसेड में ईसाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे और वो लंबी जंग चली, ठीक उसी किस्म की जंग जो है कहीं ना कहीं ये नज़र आती है जो यहूदियत के साथ छिड़ चुकी है। इसे आप किस तौर पर देखते हैं, और यहूदी का मुसलमानों के ख़िलाफ़ आना या मुसलमान और यहूदियों के बीच में ये लड़ाई का छिड़ना, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और ये लड़ाई किस पैमाने पर है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और इसको हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त दुनिया में दो ही कौमें हावी है, यानी मुसलमान और ईसाई, और दुनिया पर इन्हीं दो कौमों ने बड़े पैमाने पर हुकूमत की है। कभी ईसाई सुपर पावर रहे, कभी मुसलमान सुपर पावर रहे। मुसलमानों से 600 साल पहले ईसाइयत की इब्तिदा होती है, उसके बाद फिर इस्लाम आया तो मुसलमानों ने दुनिया को फतह किया, और तकरीबन 1300 साल तक मुसलमान भी सुपर पावर बनकर रहे। बीच में जैसे चंगेज़ खान का ज़माना आया, कुछ और आया, लेकिन थोड़े दिन के लिए आया, जिनका किसी धर्म पर यकीन नहीं था वो ख़त्म हो गए। इस वक्त फिर एक तरह से अमेरिका सुपर पावर है, वो ख़ुद को किसी मज़हब का पैरोकार नहीं मानता, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं ईसाई है। अब ये जो पूरा मशरिक़ वस्ता है, मिडिल ईस्ट है, इस पर इस्लाम से पहले ईसाइयों की हुकूमत थी, फिर मुसलमानों ने हुकूमत की। अब
फ़लस्तीन के इस इलाक़ा को लेकर के हमेशा इस्लाम और मुसलमानों में लड़ाई रही है या सलीब और हिलाल की जंग रही है। अब 21वीं सदी में एक मरतबा फिर बरतानिया ने या ईसाई वर्ल्ड ने कोशिश की उस सरजमीन पर कब्ज़ा करने की, लेकिन इनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मुसलमान वहाँ रह रहे हैं। आलमी जंग में इनकी ऑलरेडी मतलब पहली दूसरी दोनों आलमी जंग में इनकी जीत हुई, ओटोमन एम्पायर या मुसलमान जिधर थे उधर उनकी हार हुई, लेकिन माशी तौर पर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो इनके लिए पॉसिबल नहीं था कि अपने लोगों को बसाना, कब्ज़ा करना, बल्कि छोड़ छाड़ कर जा रहे थे। तो पहली और दूसरी आलमी जंग दोनों में इन्होंने यहूदियों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया, कर्ज़ लिया, यहूदियों ने इनको फ़ंड दिया और यहूदियों से इन लोगों ने वादा किया था कि बदले में हम तुम्हें एक स्टेट बना करके देंगे, क्योंकि यहूदियों के पास अपना कोई वतन नहीं था, अपना कोई मुल्क नहीं था। वो ज़्यादातर ईसाई कंट्री में रह रहे थे और वहाँ उनको मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था। करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ईसाइयों ने कर्ज़ लिया था यहूदियों से? जी बिल्कुल। और ये वादा किया था कि हम आपको स्टेट देंगे, तो इस वादे के तहत उन्होंने कर्ज़ लिया और ईसाइयों ने जो कर्ज़ यहूदियों से लिया उसको अदा करने के लिए बाद में उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की। आप उस तरफ जी बिल्कुल। ये तो 1917 का जो एलामिया बिलफौर है उसमें भी ये बात वाज़े है कि जब बरतानिया के वाज़े क्या था डिक्लेरेशन में कि उसको फ़लस्तीन के इलाके में एक स्टेट बना करके दिया जाएगा। तो तारीख़ सच है, क्योंकि मुस्लिम ममालिक में यहूदियों को अच्छी अच्छी जॉब मिली, उनको अच्छे मौक़े मिले, तो उन्होंने बहुत तरक्की की, खुशहाली मिली, वो बिज़नेस में आगे बढ़े, फिर बैंकिंग सिस्टम को अपनाया। दुनिया का जो बैंकिंग निज़ाम है ये यहूदियों का ईजाद करता है। हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे कुछ और एक तरह से सोना या कोई और मालियत होती है, वो एक लेन देन का ज़रिया। तो पूरा जो सिस्टम है यहूदियों का है। तारीख़ सच्चाई है कि अमेरिका का जो पूरा बैंकिंग निज़ाम है, जो वर्ल्ड बैंक है, उस पर यहूदियों का कंट्रोल है। तो यहूदी इसमें आगे थे, तो उन्होंने बहुत कर्ज़ दिया। वही कर्ज़ उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद को भी उसका ऑफ़र किया था पैसे का। तो अब उसके बदले में बरतानिया ने वादा किया कि हम तुम्हें वहाँ स्टेट बना करके देंगे। अब अमेरिका या बरतानिया मिडिल ईस्ट में खुद अपना कंट्रोल चाह रहे थे। इनके लिए पॉसिबल नहीं था वहाँ हुकूमत करना, क्योंकि जहाँ जहाँ इनका कब्ज़ा था इनको छोड़कर जाना ज़रूरी था। यूनाइटेड नेशन भी कायम हो गया था कि भाई आपको दूसरे की सरजमीन पर कब्ज़ा नहीं करना, आपको वहाँ माहौल बेहतर बनाना होगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहूदियों से इन्होंने वादा भी कर रखा था उनको ज़मीन का एक इलाका देंगे ताकि वो अपनी हुकूमत बना सके। तो इन्होंने फ़लस्तीन के उस इलाके को चूज़ किया दो मकसद के लिए। पहला ये कि इज़राइल यानी यहूदियों से इज़राइल बनाने का जो वादा है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनका कर्ज़ खा रखा है। दूसरा इनका मंशा ये था कि मिडिल ईस्ट में ये अपनी एक फ़ौजी छावनी बना रखेंगे। मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए इनको कोई भरोसामंद साथी चाहिए, भरोसामंद मुल्क चाहिए। अब मुस्लिम ममालिक वहाँ थे, तो वहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती करके इज़राइल बना कि इज़राइल बनाएंगे, तो क्योंकि इसको बनाया है बरतानिया ने, बनाया है अमेरिका ने, तो मुकम्मल तौर पर उसके एहसान तले दबे रहेंगे, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और अमरीकी ममालिक या बरतानिया जैसे चाहेगा वो इज़राइल को यूज़ करेगा। तो इस मकसद से इज़राइल को वहाँ बसाया गया। तो दरअसल जो इज़राइल है वो अमेरिका की कॉलोनी है, उसको बसाने का काम किया इंग्लैंड ने। फिर इंग्लैंड का जवाल हुआ, अमेरिका आगे बढ़ा, अमेरिका ने हमेशा उसको सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट करता है। आज की भी तारीख़ी सच्चाई है कि अगर अमेरिका न्यूट्रल हो जाए, वो इज़राइल से अपने हाथ को हटा ले, तो 2 दिन में जो हमास वाले दूसरे अरब ममालिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद हमास के लड़ाके मुजाहिदीन इज़राइल का नामो निशान मिटा देंगे, वो अपने वतन को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन चूँकि उनके पीछे अमेरिका है और अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, सारे मुल्कों से उसके ताल्लुकात है, तो इस वजह से इज़राइल है। तो जो इसराइल है वो दरअसल ईसाइयों के कॉलोनी है और अमेरिका के लिए, ईसाइयों के लिए खुद अपना उस पर कब्ज़ा करना इस दौर में पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने यहूदियों को एक वतन देने के नाम पर अपना कब्ज़ा कर रखा है। तो दरअसल वो अमेरिका के कॉलोनी है बराए नाम यहूदी, और यहूदियों को मुसलमानों से लड़ाया गया। ये वजह है कि यहूदियों का एक बड़ा तबका वो है जो अपने वतन के ख़िलाफ़, वो कहता है कि हमारे मज़हब में बात वाज़े तौर पर है कि हमारा अपना कोई वतन नहीं होगा, अगर किसी तरह हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एक हदीस भी है कि क़ुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आएगा, इमाम मेहदी आएंगे, तो उन दिनों यहूदी साजिश करेंगे और उनको तलाश करके मारा जाएगा। सिर्फ बरगद के दरख्त के नीचे वो छुपेंगे, तो वो दरख्त है ना गरकत का, या उसको बरगद कहते हैं, तो गरकत का जो दरख्त है वो उनको छुपा लेगा, बकिया जहाँ वो दिखेंगे उनको मारा जाएगा, उनका कत्ले आम किया जाएगा। तो इस वजह से भी यहूदियों की पॉलिसी का हिस्सा है कि हमें किसी एक जगह में इकट्ठा नहीं होना है, बल्कि मुख्तलिफ इलाक़ों में हमें रहना है। जो यहूदियत है वो अपने नस्ल पर भरोसा रखती है, वो मज़हब की तबलीग पर भरोसा नहीं करती है कि जो यहूदी नस्ल में पैदा होगा वही यहूदी होगा, तो इस वजह से उनकी तादाद कम है। तो वो
अपने एजेंडा के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल कर रहना चाहते हैं। और ये वजह है कि जब रोमन एम्पायर ने, उसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत ने यहूदियों का कत्लेआम किया, उनको भगाया, तो ये लोग मनसूबा करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, हिंदुस्तान तक में आ गए, पाकिस्तान तक में आ गए, चाइना तक में चले गए, ताकि अगर एक जगह हमें मारा भी जाए तो हम दूसरी जगह महफूज रहे, हमारी नस्ल चलती रहे, हमारा सफाया न हो। तो उनकी पॉलिसी का ऐसा ही वजह कि जो यहूदियों का पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात के शदीद खिलाफ है कि तमाम यहूदी एक साथ हों, इकट्ठे हों। और इस वक्त जब हमास ने 7 अक्टूबर को बड़ा हमला किया इसराइल पर, 1400-1500 की हलाकत हुई है, तो ये बहस और ज़्यादा तेज़ हो गई इसराइल में कि भाई हमें वतन की ज़रूरत क्या थी, हम दूसरे मुल्कों में थे और हमने उनको मदद किया और वो हमारे एहसानमंद है, अगर तो हमें अपने मुल्कों में वो पनाह दे, वहाँ हमें तरक्की करने का मौका दे। जर्मनी में किन लोगों ने यहूदियों का कत्लेआम किया? मुसलमान तो नहीं थे वो। रूस से यहूदियों को भगाया गया, किसने भगाया? स्पेन में यहूदी बहुत खुशहाल हो गए थे मुसलमानों के ज़माने में, लेकिन जब वहाँ हुकूमत बदली, ईसाइयों ने बागदौर संभाला स्पेन का, तो ईसाइयों को यहूदियों को वहाँ से भगाया गया। फ्रांस से भगाया गया, किन लोगों ने भगाया? अब ये वजह है कि इन ममालिक में अब जा करके यहूदी बसे, पहले वहाँ नहीं रह गए थे। तो यहूदियों की खुद पॉलिसी का हिस्सा है कि हमें इकट्ठा नहीं होना है और उनमें आपस में शदीद इख्तलाफ इस बात को लेकर चल रहा है। ये जो पूरा एपिसोड आपने बताया, इसमें 2 सवाल बुनियादी तौर पर उभरते हैं। पहला सवाल ये है कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग कर्ज़ देते हैं, तो जिनको कर्ज़ अदा करना है वो या तो ये चाहता है कि वो कर्ज़ हमारा माफ़ कर दें, या वो दीगर दूसरे बहाने तलाश करता है जिसकी वजह से कि उनको पैसा ना लौटाना पड़े। बड़े मामलों में हमने देखा कि हमारे ही मुल्क में कई लोग कर्ज़ लेकर फ़रार हो गए, ठीक है, अलग अलग तरीके अख्तियार किए जाते हैं कि पैसा ना देना पड़े। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी वेस्ट की, मगरिब की, कि कर्ज़ का बदला चुकाने के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हुए, ऐसे में जबकि वो न सिर्फ मुंतशिर थे बल्कि वो कमज़ोर भी थे। इतने कमज़ोर थे कि एक तरफ से उनको सताया गया और अलग अलग जगह पर मुंतशिर थे। उनकी इंतशारी के बावजूद वेस्ट जो है वो इनके प्रेशर में कैसे आया? या यूँ अगर मैं सवाल बदल के कहूँ तो क्या ये मुंतशिर होकर भी मुत्तहिद थे जिस वजह से ये प्रेशर बना पाए, या वजह क्या थी? इस पे ये सवाल उभरता है। नहीं, देखिए, ये यूरोप के और दुनिया के कई मुल्कों में बिज़नेस में आगे बढ़ गए थे, इनके पास पैसा था। और उन दिनों थेविड हर्जल ने एक यहूदी सल्तनत की तहरीक चलाई थी और पहले से ये लोग इनका कर्ज ले रहे थे, बिज़नेस को इन्होंने आगे बढ़ा रखा था। दूसरी तरफ जब भी जंग होती है तो जंग में पैसों की बहुत बर्बादी होती है, फ़ौज पर ख़र्च होता है, दूसरे ज़राए पर ख़र्च होता है, जो और आजकल की जो जंगें हैं उसमें और ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। अभी देखिए, इसराइल जब हमास पर हमला कर रहा है तो इसराइल का लगातार माशी नुकसान हो रहा है और अभी तक उसकी 15% GDP का नुकसान हो चुका है। रोज़ाना अरबों डॉलर, एक रॉकेट को नाकाम बनाने के लिए 40 मिलियन डॉलर का खर्च आता है उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर। तो हर जंग में नुकसान होता है। बरतानिया जिसकी दुनिया पर हुकूमत थी, क्यों उसको हिंदुस्तान से जाना पड़ा, दूसरे मुल्कों से जाना पड़ा? क्योंकि वो मकरूज हो गया था, उसका अपना मुल्क तबाह होने वाला था। और वही सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से बरतानिया इतना कमज़ोर हो गया और पूरी दुनिया को छोड़कर उसे आना पड़ा क्योंकि उसकी मजबूरी हो गई थी। और आज देखिए, यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम को अलग होना पड़ा, महदूद हो गया, उसका जवाल हो गया है। क्या बरतानिया ने खुद अमेरिका को आगे बढ़ा दिया? नहीं है ना, क्योंकि अमेरिका तो उस वक्त सामने आया था, सुपर पावर बरतानिया था, लेकिन इसको नुकसान पहुंचा। खुद ओटोमन एम्पायर ताकतवर सल्तनत थी, मजबूत सल्तनत थी, और उस वक्त जो हैसियत आज अमेरिका की, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया की थी, लेकिन खुद खिलाफत उस्मानिया धीरे धीरे मकरूज हो गई, यूरोपियन यूनियन की मकरूज हो गई, इन पर हमला किया गया, इनके इलाकों को तकसीम किया गया। तो कर्ज किसी भी इंसान को तोड़ कर रख देता है, खा वो इंसान हो या ममलिकत हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। आप किसी का कर्ज लेंगे, आपको अदा करना पड़ेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन तबाह बर्बाद हो गए। तो यहूदियों का इन्होंने कर्ज ले रखा था, तो इन्होंने जब कर्ज दिया, उनकी मदद की जंग में, तो यकीनी तौर पर अब या तो उनको पैसा अदा करते, पैसा अदा करने के काबिल ये रह नहीं गए थे। ये जो ख़जाना लूट रहे थे हिंदुस्तान का, वहाँ से इनको छोड़कर जाना पड़ा था। दूसरे मुल्कों का ख़जाना लूट रहे थे, वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा था। अरबों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, वहाँ से इनको वापस आना पड़ रहा था, अमेरिका उभर रहा था। तो मजबूरी में उन्होंने उनका दूसरा वादा पूरा करना पड़ा कि वो उन्हें एक वतन बना करके देंगे। और दूसरा है कि उनको अपनी एक छावनी बनाने का भी मनसूबा पूरा हो गया। मिडिल ईस्ट में उनकी एंट्री हो गई। आप याद करिए कि जो जंग थी, जिसको जंग यरमूक कहते हैं हम तारीख़ में, और वो शायद
600 कुछ ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उबैदा बिन अल-जर्राह थे। और तारीख़ की सबसे अहम तरीन जंग है, जिसमें कहा जाता है कि जो ईसाइयों का लश्कर था वो 8 से 10 लाख तक का था। मुसलमानों का लश्कर भी 50-60 हज़ार तक पर मुश्तमिल था। 5-6 दिनों तक वो जंग चली, और उस जंग में जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जीत अता की और ईसाइयों की हार हुई, उस वक्त हिरक़ल बादशाह था, तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को ये कहते हुए रवाना हो गया कि अर्ज़ शाम तुम्हें अलविदा, न जाने अब कब आने का मौका मिलेगा। चूँकि उसके बाद इनका कुछ रहा नहीं, फिर आकर के उसने कुस्तुनतुनिया में पना लिया, और फिर ओटोमन एम्पायर और सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को भी फतह कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उनको एक टसक है, अच्छा, कि भाई ये पूरा हमारा इलाका था, हमारी हुकूमत थी, जिस पर इन्होंने हमसे छीन लिया, कब्जा कर लिया। तो इसलिए भी उन्होंने वहाँ ज़रूरी समझा कि उसका पैसा अदा करने के बजाय बेहतर है कि उसकी ममलकत बना दो, और वहाँ पर हमारा अपना कंट्रोल रहेगा। और यहूदी जो मुनज़्ज़म हुए, थेविड हर्जल एक जर्नलिस्ट था बुनियादी तौर पर, उसकी पैदाइश शायद इटली में हुई थी, फिर वो कई मुल्कों में रहा। उसने ख़ुद इस्तांबुल में मीडिया हाउस कायम किया, उसने अखबार निकाला, और ओटोमन एम्पायर को उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, झूठी रिपोर्टिंग करके, बहुत सारा उसका काम था। उसने अपने लोगों को भेजा खिलाफत उस जो दारुल खिलाफा में जासूसी करने के लिए। तो उसी ने आलमी सहयूनी कांग्रेस बनाई, और 1897 में अगस्त का महीना था शायद, तो उसमें उसने सिरोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई। दुनिया भर के 208 यहूदियों को उसने बुलाया, कहा कि हमारा एक मुल्क होना चाहिए। लोगों को भी लगा, क्योंकि उससे पहले यहूदियों ने अपने वतन की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन उस वक्त हो क्या रहा था कि आप तारीख़ पढ़ेंगे तो रूस से लगातार यहूदियों को मारकर भगाया जा रहा था। और रूस में उस वक्त कैथोलिक ईसाइयों का ज़्यादा गलबा था। फ्रांस से उनको भगाया जा रहा था, स्पेन में लगातार तंग किया जा रहा था। उसी ज़माने में जर्मनी में उनका रहना दुश्वार हो गया था, और ओटोमन एम्पायर ने, खिलाफत उस्मानिया ने रूस से भगाए गए बहुत सारे यहूदियों को जगह दी थी, उनको ठहराया था। तो उन लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि भाई हम भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, और हमारे पास पैसा भी है। तो उनको लगा कि चलो इनकी हम पैसे से मदद कर दें। ये बजाय कि बरतानिया के पास जाने के बजाय उन्होंने पहले खिलाफत उस्मानिया से रब्ता किया। सुल्तान अब्दुल हमीद से जाकर उन्होंने कहा कि आप फ़लस्तीन की सरज़मीन हमें दे दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने जब उनको डांट कर भगाया, इनकार क्या कहा, फ़लस्तीन में तुम्हें कोई जगह नहीं दी जाएगी, तब उन लोगों ने क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का सहारा लिया, उनके पास गए और उन्होंने उनकी मदद कर दी पैसा लेकर के। जी, मगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इस सवाल पर हमने काफ़ी बात कर ली है। तो मैंने बात की कि ईसाइयों से एक लड़ाई थी जो बड़ी लड़ाई चली आ रही थी, और वो बड़ी लड़ाई कहीं गायब सी हो गई, और अब सामने जो मंजर आम पर दिख रहा है कि वो यहूदियों से, या यूँ कहिए कि सहयूनियत के ख़िलाफ़ एक लड़ाई है जो मुसलमानों के साथ चल रही होती है आज के वक्त में। क्या आप ये कहते हैं, पहले तो वजह बताएंगे आप कि क्या वजह है कि वो शिफ्ट हुआ, या फिर क्या क्रूसेड आज भी ज़िंदा है सहयूनियत को आगे करके, या सहयूनियत एक अलग लड़ाई है, ये कोई सलीबी जंग नहीं है बल्कि ये सहयूनियों की अपनी लड़ाई है, या फिर ये लड़ाई जो है ईसाइयों ने, या यूँ कहिए मगरिब ने थोपा ख़ास तौर से, ताकि मुसलमानों के जो इलाकाई जो ममालिक है, जब खिलाफत का ख़ात्मा हुआ उसके बाद जो तमाम मुल्कों को बांट दिया गया नेशन स्टेट्स में, तो इस इलाके में एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत थी जिससे कि इलाके के दूसरे ममालिक को कंट्रोल किया जा सके। उसके ज़रिए क्या सहयूनियत की लड़ाई चल रही है, या फिर सलीबी जंग आज भी ज़िंदा है? सलीबी जंग आज भी जिंदा है। जो लड़ाई है हिलाल और सलीब के दरमियान, यानी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान। अभी जो ईसाई कौम है ना, ये जो कह लीजिए यूरोपियन है, ये बड़े मक्कार लोग हैं। ये जंगों में ऐसी चालें चलते हैं जो चालें इंसानियत के ख़िलाफ़ होती है। तो इस मौका पर भी इन्होंने यही किया। जब इनको ख़ुद अपनी कामयाबी नज़र नहीं आई, ये लगातार हर सतह पर हारते गए, तब इन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया। इन सब के पीछे इन्होंने यहूदियों को आगे किया, सहयूनी तहरीक को आगे किया, और अब ये अपनी जंग लड़ रहे सहयूनियों को आगे करके। जिस तरह कई कौमें इंसानों को, दूसरे लोगों को ढाल बना करके जंग लड़ती है, कुछ लोग औरतों का सहारा लेते हैं, जिस तरह इजराइल कर रहा है। तो जो सहयूनियत है, जो यहूदी कौम है, ये कभी भी आमने सामने की जंग न तो लड़ सकती है, न कभी इन्होंने जंग की
कोशिश की है। ये बुज़दिल कौम है, ये अपनी कुरान में भी उनके बारे में हाँ। तकरीबन कुछ आया कि ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपनी जानों की बहुत ज़्यादा अहमियत समझते हैं, ये बुज़दिली का हमेशा मुजाहरा करते हैं और ये हमेशा चाले चलते हैं, फितना फैलाते हैं। इनको फितना फैलाने की वजह से ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजाज़ से बाहर निकाल दिया था, खैबर से इनको निकाला गया। ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुआहदा करके इनको रहने का इख्तियार दिया गया तो इन्होंने हुज़ूर के ख़िलाफ़ साजिशें की। बनु क़ुरैज़ा की वाज़ेह मिसाल मौजूद है, एक मस्जिद में बुला कर के हुज़ूर पर इन्होंने चट्टान गिराने की कोशिश की, फिर वही के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला दी गई और हुज़ूर वहाँ से सुरखुर होकर निकले, इनकी साजिश नाकाम हुई। तो जो यहूदी कौम है ना, ये साजिशी कौम है और ये जंग में और आमने सामने आकर इन्होंने कभी ना पहले लड़ने की हिम्मत की है ना आज हिम्मत की है। और इनकी असल लड़ाई हमेशा ईसाइयों से रही। ईसाइयों की लड़ाई इस वजह से रही कि जो ईसाइयों के प्रोफेट है वो हमारे भी प्रोफेट है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल ईसाइयों के अक़ीदा के मुताबिक, यानी या उनको फांसी के फंदे पर जो लटकाया है वो यहूदी ने लटकाया। हमारा अक़ीदा है कि हज़रत अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, उसके हम शक्ल किसी और को वहाँ पर फांसी हुई। ईसाई का अक़ीदा है कि नहीं, उनको फांसी हो गई और उसी को ईसाई सबसे बड़ी बुनियाद मानते हैं। आप देखते होंगे कि ईसाइयों की जो अलामत बन गई है सलीब, मतलब ईसाइयों की अलामत क्या है? सलीब है। और तो वो यहूदियों से नफ़रत की सबसे बड़ी वजह है और हज़ारों मिसालें मौजूद है कि कितनी नफ़रत करते हैं ईसाई यहूदियों से। और उसी को उन्होंने उसको उन्होंने अपना एक सिंबल बना लिया ना। मान लीजिए हमारे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़ारों लोगों ने अजियत पहुंचाई, तकलीफ़ दी, लेकिन क्या मुसलमानों ने उसमें से किसी को अपना सिंबल बनाया है? नहीं। मुसलमानों ने हिलाल को अपना सिंबल बनाया, जैसे हम तारीख़ का अंदाज़ा लगाते हैं या जिससे दिन और रात की खबर मिलती है। लेकिन सलीब जिस पर फांसी दी गई उसको ईसाइयों ने अपना सिंबल बना लिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहूदियों से कितनी नफ़रत करते ईसाई। और हर दौर में यहूदियों का कत्ल आम क्या है, ईसाइयों ने, अवाम ने, बादशाहों ने। इसके बावजूद अगर ईसाई और यहूदी इस वक्त कहीं साथ नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे है कि यहूदियों का ईसाई इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन कौमें सहयूनियों का अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसमें नुकसान सहयूनियों का, यहूदियों का है, ईसाइयों का नहीं है। ईसाइयों का तो अपना एजेंडा पूरा हो रहा है, नुकसान यहूदियों का, क्योंकि इनकी नस्लें तबाह हो रही है, इनकी जो मजहबी हैसियत है वो तबाह हो रही है और दुनिया में इनकी हैसियत एक दहशतगर्द कौम के तौर पर बन गई है। इसराइल की हैसियत इस वक्त एक दहशतगर्द स्टेट की है। आप देखिए कि जो पूरी जंग चल रही तो उस पूरे मामले में अरब ममालिक से ज़्यादा ईसाइयों की मजम्मत करने वाले, उसकी तनक़ीद करने वाले या अरब देशों से ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो एहतजाज हो रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, वो यूरोप के ममालिक में हो रहा है, क्योंकि ईसाई की इज़राइल की शनाख्त बन गई है बच्चों के कातिल की, औरतों के कातिल की, आम शहरियों के कातिल की। तो यहूदियों की जो एक शनाख्त थी ना मजलूमियत वाली बनी हुई कि जर्मनी में हिटलर ने इनका कत्ले आम किया, अब ये जालिम और कातिल बन गए हैं। जी, अब बहुत बात हो गई उस मौजू पर, बहुत शुक्रिया, बहुत ही इनलाइटनिंग ये गुफ्तगू रही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला पेश आया पिछले महीने अक्टूबर 7 को, जिसकी वजह से कि ख़ास तौर से जो वजह बनी और जो हालात पैदा हुए हैं उस वजह से हम आज आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि अभी 7 तारीख को जो मामला पेश आया वो क्या था और उस मामले की वजह से जो हालात है वो अभी क्या है, अभी का सिचुएशन क्या है? देखिए 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको मीडिया ने पहले दिखाने की कोशिश की, ख़ासतौर पर जो इज़राइल कंट्रोल मीडिया है या वेस्टर्न कंट्रोल मीडिया है, इंडियन मीडिया को उसमें कह लीजिए कि हमास ने अचानक इज़राइल पर हमला कर दिया और ये दहशतगर्दाना हमला है और सब ने उसकी मजम्मत करनी शुरू कर दी। लेकिन ये हमला कोई अचानक नहीं था, ये पिछले 100 सालों से जुड़ा मामला है, क्योंकि 100 साल पहले यहूदियों ने वहाँ आना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे आए, फिर यूनाइटेड नेशन ने तकसीम कर दिया, फिर जंग मुसल्लत की और यूनाइटेड नेशन ने जो तकसीम करके इज़राइल के लिए दिया था उससे ज़्यादा एरिया पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, फिर 1967 की जंग में कब्ज़ा कर लिया। तो जो फ़लस्तीन की सरज़मीन थी, जो उनका वतन था, उस पर लगातार इज़राइल कब्ज़ा करता चला गया। तो ये अपने फ़लस्तीनी अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पहले पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन जो लिबरेशन है वो आज़ादी की जंग लड़ रही थी, फिर बीच में उन्होंने ओस्लो मुआहदा कर लिया, उनकी जो कोशिशें थी वो कम पड़ गई, उनके जो लीडर्स थे वो अमेरिका इज़राइल के साथ मिल गए, फिर 1987 में
हमास का क़याम अमल में, जिसको हरकतुल मुक़ावमत इस्लामिया कहा जाता है, या तहरीक मुज़ाहमत इस्लामिया उर्दू में कह लीजिए। तो फिर इन लोगों ने फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की जदोजहद चलाई। हमास ने दो हिस्सों में ख़ुद को तकसीम किया, एक पॉलिटिकल विंग बनाया और एक अस्करी विंग बनाया। पॉलिटिकल विंग ने वहाँ के सियासत और इंतज़ाम को संभालना शुरू किया, अस्करी विंग ने जिहाद करने की कोशिश की, क्योंकि उनके वतन पर कब्ज़ा कर रखा है यहूदियों ने। उनकी जो मस्जिद है, उनकी जो ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा कर रखा है, उनको घरों से निकाल दिया है। फिर जो क़बीला अव्वल है, जिसका ताल्लुक़ पूरे मुसलमानों से है, उसको भी आज़ाद कराना ज़रूरी है। तो वो हक़ तो आज़ाद कराने का पूरी उम्मत का है, लेकिन चूँकि ये वहाँ रहते हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो इस वजह से इन्होंने ज़िम्मेदारी ली कि भाई हमारा वतन है और इस पर कब्ज़ा किया गया, तो हम उसको आज़ाद कराएंगे। अब लगातार कोशिशें होती रही है, पिछले दिनों में कई बड़ी जंगें हुई, बीच में मामला कम पड़ गया। अब इधर क्या था कि इज़राइल लगातार फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करता जा रहा था, इनके घरों पर कब्ज़ा कर रहा था। रोज़ाना फ़लस्तीन की आर्मी आती थी और इनके इलाकों पर कब्ज़ा कर रही थी, इनको बेघर किया जा रहा था, इनके घरों को बुलडोज़ किया जा रहा था। हाँ, जो सेटलर को बुलाया जा रहा था, नए लोगों को सेटल किया जा रहा था। ये सिलसिला बिल्कुल जारी था। रोज़ाना फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से किसी न किसी के मरने की, यानी फ़लस्तीनियों की शहादत की खबर आ रही थी। उसके बाद जून 2021 में एक सबसे बड़ा मामला हुआ कि रमज़ान का महीना था और शायद नमाज अदा की जा रही थी, तभी इज़राइल की आर्मी और पुलिस मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाती है और नमाज के दौरान फ़लस्तीनियों पर, मुसलमानों पर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है, फायरिंग की जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका बदला भी उस वक्त भी 10 दिनों तक जंग चली, लेकिन वो एक मामूली सी जंग थी। इधर से रॉकेट लॉन्च करते थे, उधर से वो जहाज़ों से आकर हमला करते थे। तो हमास ने उस हमले का बदला लेने का प्लान बनाया। उसके अलावा ये भी मनसूबा बनाया कि हम फ़लस्तीन का जो मुद्दा है वो ज़िंदा हो, क्योंकि इस बीच एक खबर भी सामने आई थी, आपने देखा होगा कि सऊदी अरब भी इज़राइल के साथ मुआहदा करने जा रहा था अब्राहिम अकॉर्ड के तहत। और चूँकि इज़राइल उस खित्ते में जितने ममालिक हैं उन सबसे सफारती रिश्ता कायम करना चाहता है ताकि वो मज़ीद मजबूत हो, है ना, अमन व सलामती आए, उसका ट्रेड बढ़े। इज़राइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके सबसे कम मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात है और ख़ित्ते के ममालिक के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहता है। ईरान के साथ ऐसी उसका मामला उलझा हुआ है। तो सऊदी अरब से भी मामला बेहतर होने लगा था। मुत्तहिदा अरब इमारात से पहले उसकी डील हो चुकी है, बहरीन से डील हो चुकी है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे थे उसमें जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मामला है, क़बीला अव्वल की आज़ादी का मामला, ये मामला कहीं पीछे जा रहा था। तो इन सब के पेश नज़र हमास ने इस इशू को ज़िंदा करने के लिए, और फ़लस्तीन है क्या, इशू क्या है, फ़लस्तीनियों की लड़ाई क्या है, उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की, पूरी प्लानिंग की और तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन उन्होंने किया। और जब उन्होंने किया तो 7 अक्टूबर को इस खबर को देखकर यकीन नहीं आ रहा था किसी को। पहले खबर आई कि इज़राइल के 22 आर्मी की हलाकत हो गई है। अभी तक जो भी लड़ाई हुई हमास की और उधर इज़राइल की, तो हमास के 50 की या 50 फ़लस्तीनियों के मरने की खबर आती थी, तो उधर इज़राइल के 1 या 2 आम शहरियों के मरने की खबर आती थी आर्मी की। 2-3 से ज़्यादा कभी खबर बढ़ी नहीं थी। लेकिन इस मरतबा पहली खबर आती है 22 की, फिर सीधे 40 की, उसके बाद 100, 200, 1500 तक सिलसिला पहुँच गया। तो पता चला कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। ये पैराग्लाइड्स के ज़रिए वहाँ तक पहुँचते हैं, समंदर के रास्ते के ज़रिए पहुँच गए इन्होंने, ना, उनके बार को तोड़ दिया और पूरी तहक़ीक़ सामने आई। अभी इफ्तिखार गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू किया है अब मूसा अबू मरज़ूक़ का, वो हमास के नायब सदर के तौर पर जाने जाते हैं। मिलर टाइम्स पर उसका इंटरव्यू का खुलासा मैंने बताया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारी ये प्लानिंग थी कि हमें बॉर्डर को तोड़कर अंदर जाना है और इज़राइली फ़ौजी को होस्टेज करना है, उनको कैदी बनाना है और अपने लोगों को आज़ाद कराना है। उसके अलावा दुनिया को बताना है कि इज़राइल नाकाबिल तस्ख़ीर है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। उनका कहना था कि जब हमारे लोग बार को तोड़कर अंदर गए तो ये तवक्को थी कि उधर इज़राइल की आर्मी होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, हाँ, खुरेज़ी होगी, मुज़ाहमत होगी। लेकिन जब हमारी आर्मी, हमारे लोग उधर गए तो इज़राइल की आर्मी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की, वो भाग गए, उन्होंने मुकाबला तक नहीं किया। इसकी वजह से हम 40 किलोमीटर अंदर तक चले गए, पूरे इलाके को हमने ले लिया। उसके बाद बुलडोज़र लेकर अवाम आ गई, आम लोग भी इज़राइल की सरहद में दाखिल हो गए, अस्कलान तक पहुंच गए। आम लोगों ने भी इस जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इसकी वजह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि उनका अंदाज़ा था कि जाएंगे तो उधर आर्मी होगी, मुज़ाहमत होगी। इज़राइल का एक हवा भी तो बना हुआ था कि हाँ, यानी हवा उनके जहन में भी था। जो इज़राइल की जो बार है ना, उसके बारे में तहक़ीक़ ये सामने आई कि
उसकी टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि अगर कोई चींटी भी वहाँ से गुजरेगी तो उसका जो सेंसर है वो उसको जब्त कर लेता है, उसको पता चल जाता है, कोई चिड़िया उस पर से नहीं गुजर सकती है। वो 40 मीटर लंबी वो सरहद बनी हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें लोहा का इस्तेमाल किया गया कि कोई वो ऐसे सुरंग खोद करके नहीं जा सकता क्योंकि है। ऐसी कोशिशें गालिबन पहले हुई थी। तो इन्होंने एक नई जंगी हिकमत अमली अपनाई, सबको तोड़ ताड़ दिया। तो वो इजराइल की बड़ी हार है। मतलब 70 सालों में इजराइल का पहली मरतबा इतना नुकसान हुआ। 1973 की जंग में भी इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उस जंग में एक तरफ मिस्र की हुकूमत थी, शाम की फौज थी और जॉर्डन की फौज थी। लेकिन इस जंग में हमास के साथ कोई भी मुल्क नहीं है, कोई भी आर्मी नहीं है। ये हमास के लोग हैं जो ओपन जेल में रहते हैं, हर तरफ से पाबंदी है, उस रंगों में रहते हैं। मगर इस बात का क्या कहेंगे कि इनके पीछे ईरान थी? ये कहा जाता है कि ईरान ने बैक किया इनको। ईरान ने बैक किया, हो सकता है टेक्नोलॉजी ईरान ने दी हो, ईरान ने कुछ मशवरे दिए हो, लेकिन ये तो बैन है चारों तरफ से, तो इन तक कोई हथियार नहीं पहुंच सकता। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर एक जरिया है, उस बॉर्डर पर भी इजराइल की एक तरफ से कंट्रोल रहता है, हर चीज़ों को चेक किया जाता है। तो सबसे पहले तो इनकी जो ईमानी ताकत है ना वो इनके साथ है। दूसरे, इन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। मतलब ये भी समझिए कि इनके पास जहानत है, क़ुव्वत है, ताकत है, और मुसलमानों ने हर दौर में इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन हुआ क्या है मुसलमानों के साथ कि जो ज़राए अबलाग में जब से यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ हावी हुई है, तो इन्होंने हर पॉजिटिव चीज़ को अपने खाते में डालना शुरू किया और नेगेटिव का क्रेडिट मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया कि जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी जंगी सलाहियत, महारत, सबका क्रेडिट इजराइल को दिया, अमेरिका को दिया, वेस्टर्न कंट्रीज को दिया। वो एक सॉफ्ट पावर, हाँ, सॉफ्ट पावर के तौर पर दे दिया। अब इसी मामले में देखिए कि हमास जो एक ओपन जेल में रह रहे थे, वहाँ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी को नाकाम बना दिया। वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करते, उसमें उन्होंने अपना एक मवासलाती सिस्टम अपना लिया है। इजराइल की आर्मी को उन्होंने शिकस्त खाने पर मजबूर किया है, पता तक नहीं चलने दिया। तो इसका मतलब है इनके पास तमाम तर जहानत मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, क़ुव्वत मौजूद है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब मीडिया क्या कर रही है, इनकी कामयाबियों को कह रही है कि दहशत गर्दी कर रहे हैं, और इजराइल वही काम करता है, बच्चों को मार रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं वो बड़े मजबूत है भाई, बड़े ज़हीन हैं, ताकतवर हैं, उनकी देखिए टेक्नोलॉजी कितनी अहम है। तो ये जो नज़रिया इख्तियार करने का है। खासतौर से यूक्रेन का जो मामला आया, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो यूक्रेन की तरफ से जब मज़ाहमत की गई, वहाँ के जब आम लोग जो है जुड़े यूक्रेनियन आर्मी के साथ, तो उन आम लोगों की तस्वीरों को ये कह के पेश किया गया कि ये लोग जो है अपने मुल्क की दिफा के लिए लड़ रहे हैं और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जो है फ़ॉरेन एग्रेशन के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ रहे हैं, यूक्रेन के लोग। बिल्कुल। जबकि यही मामला जब इनके साथ हुआ तो इनको एक अलग चश्मे से देखा गया और अलग तौर पर पेश किया गया। बिल्कुल, यही दोहरा किरदार है मीडिया का, दोहरा रवैया है। फर्जी खबरों का इजराइल ने सहारा लिया। इजराइल की तरफ से सबसे पहले खबर आई कि 40 बच्चों का सर कलम कर दिया हमास ने, I24 ने, बाद में अनादोलो न्यूज़ एजेंसी और कई सारे मीडिया हाउसेज ने इसको एक्सपोज किया। और फिर इजराइल आर्मी चीफ ने इस बात का खुलासा किया कि किसी भी बच्चे का सर कलम नहीं हुआ, खबर झूठी है। तो इजराइल ने लगातार फर्जी और झूठी खबरों का सहारा लिया, मीडिया के जरिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। सबसे बड़ा झूठ यही फैलाया गया ना कि हमास के हमला को दहशतगर्दाना हमला कहा गया, जबकि हमास ने इजराइल पर हमला किया अपने दिफा के लिए, अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए, बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराने के लिए, कब्ज़ा के ख़िलाफ़ उनकी जंग थी। तो वो उनकी दिफाई जंग है, इसको या वो आज़ादी की जंग है, उसका दहशतगर्दी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई दहशतगर्दी है तो रद्द अमल में इजराइल ने जो आम फ़लस्तीनियों पर हमला किया, गज़ा पट्टी की रहायशी इमारतों पर हमला किया, मस्जिदों पर हमला किया, अस्पतालों पर हमला किया, ये दहशतगर्दाना हमला है। इजराइल के हमले में 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है, उसमें 5,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, 3,000 से ज़्यादा ख़वातीन शहीद हुई, आम शहरी शहीद हुए हैं। तो ये दहशतगर्दी है, क्योंकि दहशतगर्दी की इस्तिलाही है आम लोगों को निशाना बनाना। अब इजराइल की आर्मी को लड़ना था हमास से, तो हमास के मुजाहिदीन और लड़ाकों से मुकाबला करने में आज भी इजराइल की आर्मी नाकाम है, बेबस है। अभी भी लगातार वीडियो सामने आ रही है कि जिसमें हमास के लड़ाके और मुजाहिदीन उनके टैंकों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं, उस रंगों से निकलकर इस तरह हमला करते हैं कि इनकी आर्मी को पता तक नहीं चल पाता। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमास के कुछ मुजाहिदीन ये कह रहे थे
कि इजराइल की आर्मी इतनी कमज़ोर होगी, उनकी जंगी चालें इतनी बेबस होगी, इतनी नाकाम होगी, हमें अंदाज़ा नहीं था। जितना हवा उड़ाएगा तो हमें लगा कि भाई इनकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत होगी, ये बहुत कुव्वत के साथ हमला करेंगे। मायूस हुए इस बात से, उनके परफॉर्मेंस से कि जी बिल्कुल परफॉर्मेंस कि वो लोग ज़्यादा मज़ाहमत करें। और 7 अक्टूबर को भी लोग मायूस हुए, इनको तवक्को नहीं था कि इतनी अंदर तक हम चले जाएंगे। इनको अंदाज़ा था कि बॉर्डर पर मज़ाहमत होगी, थोड़ा बहुत करके हम वापस आ जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उल्टा हो गया। तो अब क्या है कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी अपना रखी, जो कि ये जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जहाज़ उड़ाया जाके बम गिराया, फ़िज़ाई हमला, तो इसकी वजह से हावी है, वरना कहीं इनका नामो निशान नहीं था। और फ़िज़ाइया में इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, मुसलमानों को होने नहीं दिया। वरना तो उससे पहले भी जब वो ओटोमन एम्पायर के सुपर पावर रहे, तो इसी वजह से कि जो नेवी की ताकत थी, जो नेवी की सलाहियत थी, वो ओटोमन्स के पास ज़्यादा थी और ब्रिटिश एम्पायर कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। तो आपने जो बातें रखी उससे तो ये जाहिर होता है कि सिचुएशन जो अभी वहाँ के हैं वो ये है कि 7 तारीख के हमले के बाद से इज़राइल ने मज़ाहमती हमला किया है, या यूँ कहिए कि काउंटर स्ट्राइक की है हमास के हमले के ख़िलाफ़। और इस हमले में हमास के जहाँ ऑपरेट कर रहे थे यानी गज़ा के इलाके में मुसलमानों की भारी तबाही हुई है। और जो असेसमेंट था हमास के अस्करी गिरोह का, उस असेसमेंट के मुताबिक ये था कि ये लोग मज़ाहमत खूब करेंगे, मगर वो कर नहीं पाए, यानी कि इज़राइल का फेल्योर साबित हुआ। लेकिन आप अगर देखें तो हमास ने एक ऐसा काम किया जिससे वो इस मुद्दे को ज़िंदा तो कर ले गए, मगर हमास पर एतराज़ भी उठ रहे हैं। अभी हम आपसे बात करेंगे कि जनरल पब्लिक का क्या इस पर रिएक्शन रहा, सरकारों का क्या रिएक्शन रहा। लेकिन हमास के ऊपर इसी वजह से तो सवाल उठ रहे हैं ना कि आपने एक ऐसा हमला किया जिस हमले के बारे में आपको पता था कि काउंटर स्ट्राइक बहुत हैवी होगा, और इस वजह से मुसलमान हज़ारों की तादाद में आम शहरी जो है मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और आप इज़राइल का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाए, सिवाय ये कि एक भ्रम जो बना था कि इज़राइल इनविंसिबल है वो आपने तोड़ा। तो आप इसको किस तौर पर देखते हैं, लोग हमास को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? देखिए, किसी भी जंग की तारीख़ आप उठाकर देखेंगे, और ख़ासतौर पर अगर उस जंग का ताल्लुक़ आज़ादी से हो, तो आज़ादी बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिलती है। हम हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ को उठाकर देखें, जहाँ लाखों लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उनकी शहादत हुई। फिर बाद में हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग का तरीक़ेकार भी बदला, फिर लोग सड़कों पर उतरे तो जेल जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमास जो लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर कोई समझे कि बग़ैर किसी कुर्बानी के, बग़ैर जिद्दोजहद के हमें आज़ादी मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमास ने जो कुछ किया 7 अक्टूबर को, उनको अंदाज़ा था कि उधर से जो रिएक्शन होगा बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत सीरियस होगा, और उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उन्होंने सब समझ बूझ कर किया और उसको वो झेल रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया की जंग में कभी ऐसा नहीं होता कि आपके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ है, जिस आर्मी से आपको जंग लड़ना है, उसको छोड़ करके आप आम शहरियों को निशाना बनाएं, आम लोगों पर हमला करें। ऐसा जंगों की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। अब इज़राइल को लड़ना था हमास से। हमास एक ग्रुप का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके लोग जहाँ भी रहते हों। अब इज़राइल ने क्या किया कि हमास पर हमला करने के बजाय, हमास के लोगों से लड़ने के बजाय आम शहरियों पर हमला शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, अस्पतालों पर हमला करना शुरू कर दिया। और ये शदीद तरह की दहशतगर्दी है, बर्बरियत है, अत्याचार है। इसको दुनिया के किसी भी जंगी कानून में कहीं भी दुरुस्त ठहराया नहीं जा सकता। मैं आपको रोकूंगा जी। आपने कहा कि इज़राइल ने जो है आम शहरियों पर हमला किया, वो किस पर हमला करते हैं? हमास तो सुरंगों में कैद है। एक एतराज़ है जी बिल्कुल कि वहाँ इजरायली सरकार ने आम लोगों के लिए सुरंगें बना दी कि नीचे जाओ और तहखाने में महफूज रहो। वो आम लोगों को बचा रहे हैं और अपनी आर्मी को आगे रख रहे हैं, और यहाँ हमास उल्टा कर रहा है कि आम आदमी को ऊपर रख रहा है और ख़ुद को बचा करके तहखाने में लेके चला जा रहा है। तो इज़राइल उन सुरंगों पर, उन हमास पर हमला करने के लिए, वो जो काउंटर स्ट्राइक कर रहा है, वो मजबूर है कि वो बमबारी करे अलग अलग जगहों पर। और बमबारी के नतीजे में चूँकि ऊपर आम शहरी को रखा हुआ है हमास ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने, तो वो तो कैजुअल्टी होनी थी। तो असल में ज़िम्मेदार तो वो इंतज़ामिया है जिन्होंने आम लोगों को खुला छोड़ दिया और ख़ुद को महफूज कर लिया। इस सवाल बहुत अहम है और उसको समझना होगा कि अगर दुश्मन हमारा हमास है, इज़राइल की नज़र से देखें, और हमास जहाँ छुपे वहाँ जाकर के आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपके ये भरम है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के नीचे हमास के मेंबर्स छुपे हुए हैं, तो हमास के मेंबर्स को मारने के लिए इस पूरी बिल्डिंग को मारना पड़ेगा, तो कोई भी जंग का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। अगर आप
जंग लड़ रहे हैं, आप एक मुल्क हैं, आपके पास आर्मी है, तो आपको इतना ताकतवर होना चाहिए कि आप अपने हदफ को निशाना बनाएं और किसी को नुकसान ना पहुंचने दें। ये कहीं भी इस बात को जायज़ नहीं ठहराया गया है कि अपने हदफ को टारगेट करने के लिए, अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए आप आम लोगों को नुकसान पहुंचाए या उसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे। फ़र्ज़ कर लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसके बारे में शक है कि यहाँ जो वांटेड है वो छुपा हुआ, उसको पकड़ना है, और उसमें आम शहरी रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, तो किसी भी आर्मी को, किसी भी पुलिस को ये राइट्स नहीं है कि वो उस वांटेड शख्स को पकड़ने के लिए तमाम लोगों की ज़िंदगी को दाव पर लगा दे, पूरी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दे, बल्कि उसको ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा कि वो अपने वांटेड को, अपने मुलजिम को, अपने मुजरिम को, जो भी है, उसको पकड़ ले और किसी और का नुकसान ना हो। और उसके लिए दुनिया की तारीख़ में क्या आता है, ऐसे तरीक़े आ गए हैं। लेकिन जब अगर आप दावा कर रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मजबूत तरीन हथियार है, आपके पास ऐसी सेटेलाइट्स है, ऐसे कैमरे हैं जो हर चीज़ की समंदर की तह तक की तस्वीरें ले सकते हैं, आपके पास ऐसी एजेंसी है जो हर चीज़ का पता चला लेती है कि कहाँ पर क्या है, तो इस तरह की पूरी सलाहियत और क़ुव्वत होने के बावजूद अगर आप हमास के सही ठिकाना को जानने में नाकाम है, एग्जैक्ट लोकेशन को जानने में नाकाम है, और महज शक की बुनियाद पर अगर आप किसी बिल्डिंग पर हमला कर रहे हैं, किसी इमारत पर हमला कर रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी है, ये आपकी हार है, आपकी शिकस्त है, और इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आप बच्चों को मार रहे हैं। कल ही किसी यूरोपियन लीडर का बयान सामने आया था, चूँकि अभी गज़ा पट्टी के अशिफा हॉस्पिटल पर इन्होंने हमला किया, पूरे को तबाह बर्बाद किया, और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कि वहाँ हमास की सुरंगें हैं, हमास का हेडक्वार्टर है, वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती है, हमास के मुजाहिदीन मौजूद है। और जब इन्होंने हमला किया, चप्पे चप्पे की खुदाई की, तलाशी की, तो इनको कुछ भी वहाँ नहीं मिला। बाद में बिन्यामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा कि हमसे गलती हुई हिकमत अमली बनाने में, और हमास के लोग वहाँ से भाग निकल गए, हम किसी को पकड़ नहीं पाए। अमेरिका का भी था कि अल-शिफा हॉस्पिटल। हाँ बिल्कुल, अमेरिका इसराइल का एक दावा है, अमेरिका जो कहेगा वो इसराइल कहता है, यानी तो वहाँ नहीं था वहाँ। हाँ, तब यूरोपियन लीडर का जो बयान सामने आया है कि अगर इस बात का यकीन रहता कि हमास का सदर उस हॉस्पिटल में मौजूद है, इसके बावजूद हॉस्पिटल पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट सामने आया है और ये सच्चाई है। किसी को भी, कोई भी, अगर आप जंग लड़ रहे भाई, तो आपके अंदर अगर लड़ने की सलाहियत है सामने वाले से, तो आप ऐसा तरीका इख्तियार कीजिए कि आप एग्जैक्ट अपने दुश्मन को पकड़िए, न कि दुश्मन को पकड़ने के लिए आप आम लोगों को निशाना बनाइए। अगर यही जंग का उसूल होता या आम लोगों को मार कर के कामयाबी कहा जाता, तो फिर इससे पहले जितनी जंगें हुई है, लोग क्यों आर्मी से लड़ते, जाते किसी एक बस्ती के लोगों पर हमला कर देते, कब्जा कर लेते। लेकिन आपने कभी देखा कोई भी जंग हुई है, पहले जो जंगें होती थी तो लोग किलों पर कब्जा करते थे। तो किलों पर क्यों कब्जा करते थे? इस वजह से कि किला फौज का ठिकाना होता था, उस इलाके के हाकिम का वो ठिकाना होता था। तो किला पर कब्जा कर लेने का मतलब है पूरे इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अगर इलाके पर कब्जा करने का मतलब अवाम को मारना होता, फौज से नहीं लड़ाई करनी होती, तो जाते और अवाम तो ऐसी उनके साथ हो जाती, किला पर कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस इलाके के हाकिम बन जाते वो। हमास ने क्या किया? हमास भी तो बॉर्डर क्रॉस करके गई और वहाँ के आम शहरियों को, जो जैसा कि इल्ज़ाम है कि वहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ के आम शहरियों पर इन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई और वहाँ की औरतें बच्चे हताहत हुए और कई सारे लोग जो वहाँ के आम शहरी थे उनको इन्होंने अगवा कर लिया। जी बिल्कुल। देखिए, हमास जिस दिन गए थे, हमास के एक लीडर का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि हमें पहले से इल्म नहीं था कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। म्यूज़िक फेस्टिवल का पहले से उनको अंदाज़ा नहीं था, और यकीनी बात है कि बॉर्डर के इस पार उस पार क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि जो हमास का वर्जन है मीडिया में सही से आया नहीं। तो पहली बात, हमास के लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, जो मूसा अबू मरज़ूक का कहना। दूसरे कि जब वहाँ पर ये गए तो इनकी प्लानिंग थी कि हमें वहाँ की आर्मी को मारना है, लोगों को कैदी बनाना है, अपने हॉस्टेज को आज़ाद कराने के लिए। अब जब सरहद, लोगों को कैदी बनाने का मकसद अपने हॉस्टेज की आज़ादी थी, अपने हॉस्टेज की आज़ादी मारना मकसद उनके मंसूबा में पहले से शामिल था कि हमें उनको गिरफ्तार करना है, ताकि हमारे जो हज़ारों लोगों को इजराइल ने बंद कर रखा है जेल में, उनको आज़ाद कराना है। इसके बगैर नहीं होगा। इससे पहले भी कई लोगों को आज़ाद कराने के लिए उनके तरीक़े इख्तियार करना पड़ा है। करना चाह रहा हूँ कि क्या हमास का मकसद वहाँ के आम शहरी को मारना था या नहीं था, या फिर सिर्फ अगवा करना था ताकि वो जो है अपने
ये तो मैं नहीं बता सकता कि हमास का मकसद क्या था, बज़ाहिर क्या लेकिन था? जो हमास के लीडर का इंटरव्यू सामने आया उससे पता चलता है कि उनका मकसद था हमास के लोगों को, हमास के लीडरों को इजराइल की कैद से आज़ाद कराना, और उसके लिए उनकी प्लानिंग में ज़रूरी होगा कि इजराइल की फ़ौजियों को, उनके अहम कमांडरों को गिरफ्तार करें, होस्टेज करें, तभी उनको करेंगे। तो ये उनका बुनियादी मकसद था। हमास के रहनुमा ने अपने इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि जो हलाकत हुई है 1400-1500 और जिसमें आम शहरी बड़ी तादाद में, तो वो ज़्यादातर इजरायली फ़ौजियों से हलाक हुए हैं। हुआ क्या कि जब तसादुम हुआ फ़लस्तीन के यानी हमास के आर्मी के दरमियान और इजरायली आर्मी के दरमियान, तो इजरायली आर्मी के लिए तमीज़ करना मुश्किल हो गया कि कहाँ पर हमास के लोग हैं, कहाँ पर उनके अपने शहरी है, और उन्होंने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, अंधाधुंध फायरिंग की। तो उस फायरिंग में, उनके हमले में खुद इजरायली शहरी हलाक हो गए और इजराइल के हमले से हलाक हुए। और मिडिल ईस्ट आई ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि कई इजरायली शहरियों ने इस बात का दावा किया है कि उनके करीबी रिश्तेदार, उनके लोगों की जो मौत हुई है वो इजरायली फ़ौज के हमले में हुई है। क्योंकि चूँकि इजरायली आर्मी के लिए वो बड़ा टफ मसला था, क्योंकि इजराइल के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि उनकी हार हो रही है, हमास ने उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इजराइल की आर्मी ने ज़रूरी समझा कि हर हाल में वो हमास को वहाँ से बाहर निकाले, फ़लस्तीनियों के कंट्रोल से अपने इलाका को आज़ाद कराए। अब उस सिचुएशन में कई बिल्डिंगों में तमीज़ नहीं कर पाई इजराइल की आर्मी कि इसमें उनके अपने शहरी भी हैं, और जिसकी वजह से इजराइल के हमले में ख़ुद उनके शहरी मारे गए। हमास के लीडर का भी कहना है कि हमारे पास उस तरह का हथियार नहीं है कि हम एक वक्त बैक वक्त के हमले में इतनी बड़ी तादाद को नुकसान पहुंचा सके। हमारे लोगों के पास बंदूकें थी या हथियार था, तलवारें थी, तो इससे बैक वक्त इतने लोगों को नहीं मारा जा सकता है। बंदूक से फायरिंग होगी, 2-4 लोग मरेंगे। तो इतने बड़े जो हमले हुए, तो इजरायली आर्मी ने जो बम का इस्तेमाल किया उसी का खुमियाजा भुगतना पड़ा, और उन्होंने मांग भी की है। कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि हमास ने जो कार्रवाई वहाँ के सिविलियंस के खिलाफ की, जिसमें हो सकता है उनका मकसद उनको मारना ना रहा हो, सिर्फ उनको कैद करना ताकि उनको वो कर सकें, उनके बदले में लोगों को छुड़ा सके रहा हो, मगर आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने अगर वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया, भले ही मारना मकसद ना रहा हो, तो उस टारगेट का, उनका वो टारगेट करना गलत नहीं था। और दूसरा ये कि उनके टारगेट के बाद उन्होंने नहीं मारा, बल्कि इजराइल ने ही गलती से अपने सिविलियंस को मार दिया। कुल मिलाकर ये लग रहा है। लेकिन जहाँ आप एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आम शहरियों को मारना, और आप मुझसे मुत्तफ़िक़ होंगे कि इस्लामी उसूल भी यही है कि आप किसी भी जंग में आम शहरी को निशाना नहीं बनाते हैं, तो आम शहरियों को मारना जहाँ इजराइल का गलत है, तो अगर हमास जो है आम शहरी को वहाँ टारगेट करता है, तो वो कैसे सही हो सकता है? या फिर वहाँ कोई और तस्वीर है कि वहाँ के आम शहरी, इजराइल के जो शहरी है ना, तो इजराइल में शहरियत के लिए बुनियादी शर्त है कि उसी का पासपोर्ट और उसी को शहरियत दी जाएगी जो वहाँ की आर्मी में ट्रेनिंग लेगा। अच्छा, तो इजराइल के जितने शहरी हैं वो सब वहाँ की फ़ौजी ट्रेनिंग लेते हैं। मर्दों के लिए गालिबन 32 महीना की कैद है और ख़वातीन के लिए 18 महीना की। तो ये फ़ौजी ट्रेनिंग लेने के बाद ही इजराइल की शहरियत दी जाती है। तो इस माना कर देखें तो वहाँ के जितने शहरी हैं वो सारे आर्मी का भी एक हिस्सा है। ये बात आप समझ हाँ नहीं, लेकिन ये एक अलग है। इसके अलावा भी बहरहाल वो चूँकि अपने मुल्क के दिफा के लिए, चूँकि इजराइल को हर वक्त एक ख़तरा है उसके सर पर कि वो बीच में घुसा हुआ है, ज़बरदस्ती उसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा कर रखा है, तो आज नहीं तो कल उसके ख़िलाफ़ जंग होगी, उस पर हमला होगा, और इजराइल सुकून के साथ, चैन के साथ नहीं रह सकता है। खुद इजराइल को भी पता है, और वहाँ के आम शहरी, हाँ, आम शहरियों को भी पता है। इस वजह से उसने दिफा के नाम पर अपने तमाम शहरियों को फ़ौजी कैटेगरी में रखा हुआ है कि हर एक फ़ौजी ट्रेनिंग ले, और वो लाजमी है, तो उसका एक पार्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इजराइल की एक मुस्तकिल आर्मी है और एक तबका वो है जो मुस्तकिल आर्मी का हिस्सा नहीं है। और हमास ने भी उस दिन की प्लानिंग में जो मारने का टारगेट क्या था, इजराइल की आर्मी को क्या था या उसको क्या था जो उसका मुकाबला करेंगे। किसी भी जंग में होता क्या है कि जब कोई फ़ौज जाती है तो फ़ौज से जो मुकाबला करेगा उसके सामने आएगा, फ़ौज उसका मुकाबला करती है। जो कोई फ़ौज से मुकाबला नहीं कर रहा, मुज़ाहमत नहीं कर रहा है, उसको अगर फ़ौज मार रही है तो गलत है। खा वो हमास के लोग मारे, किसी और को मारे, वो गलत है। तो हमास के लीडरों का कहना है कि इजराइल के वही लोग मारे गए हैं, खा वो मुस्तकिल फ़ौज का हिस्सा हो या मुस्तकिल फ़ौज का हिस्सा ना हो, उनकी हैसियत आम शहरी के तौर पर हो, लेकिन उन्होंने
हमास के लड़ाकों के साथ मुज़ाहमत की, मुकाबला किया तो मारे गए, क्योंकि इज़राइल ने भी अपनी बड़ी तादाद को हथियार दे रखा है, उनको गन दे रखा है और वो लोग लगातार फ़लस्तीनियों से लड़ते रहते हैं। इधर तो इन्होंने अपनी सरहदें बना रखी है, दीवार बना रखा है, तो आम इजरायली गज़ा पट्टी के इलाके में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो वेस्ट बैंक एरिया है या जो मशरक़ी यरूशलेम का एरिया है, तो उस एरियाज़ में जो इजरायली शहरी रहते हैं उनको इजराइल ने बंदूकें दे रखी है, उनको हथियार दे रखा है, तो वो लगातार आम फ़लस्तीनियों को मारते हैं, उन पर हमला करते हैं। अब वो मुस्तकिल फ़ौज का हिस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ौज की ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसको बेजा इस्तेमाल करते हैं, आम लोगों को मारते हैं। तो उसको भी आप कह सकते हैं कि फ़ौज का हिस्सा, और जब कोई आपके मुकाबिल आएगा, आपको मारेगा, तो आपको दिफा का हक़ हासिल है। जी बहुत शुक्रिया। हम इसको कट शॉर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सवालात हैं आपसे करने के लिए, और सामीन से भी कहूँगा कि बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, हमारे पास बहुत सवाल है और बहुत तीखे सवाल हैं, और आज हम एडिटर साहब को जाने नहीं देंगे। अगला सवाल आपसे है कि जब ये मामला दरपेश आया तो आप शॉर्ट में बताइएगा, आप कई बार तफसील में चले जाते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है, और मैं अपने सामीन, अपने व्यूअर्स के आसानी के लिए भी पूछूंगा कि शॉर्ट में बताइए कि क्या तासुर पब्लिक ने दिया, जो इमीडिएट तासुर था जब वो मामला दरपेश आया 7 तारीख का, और उस पर आम गवर्नमेंट जो कि मुस्लिम गवर्नमेंट ख़ास तौर से, उनका क्या तासुर पेश आया। देखिए, वो तमाम लोग जो फ़लस्तीन की तारीख़ से वाकिफ़ है, इसराइल की तारीख़ से वाकिफ़ है, उनका तो पहला तासुर यही था कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया है उसके लिए ज़िम्मेदार इसराइल है, क्योंकि हमास फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इनको पिछले 100 सालों से और ख़ासतौर पिछले 70 सालों से लगातार मारा जा रहा है, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, इनके वतन को छीना जा रहा है। तो वो तमाम लोग, खा वो किसी भी मज़हब, मसलक और ख़ित्ता के रहने वाले हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चन हो, तमाम लोग जो तारीख़ से वाकिफ़ है, उन्होंने अपने पहले रिएक्शन में यही कहा कि ज़िम्मेदार इसराइल है, हमास नहीं है। हमास आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये लगातार एक एक करके इनको मारते आ रहे हैं, तो आज इन्होंने उन पर हमला किया है। लेकिन वो तमाम लोग जो तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है, या जिनको फ़लस्तीन के क़ज़िये का पता नहीं है, जिनको इसराइल के क़ज़िये का पता नहीं, जिनको ये नहीं पता कि इसराइल की शुरुआत कब हुई है, तो उन तमाम लोगों को पहली फ़ुर्सत में ये लगा कि हमास गलत है, फ़लस्तीनी गलत है, इन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया, एक मुल्क पर हमला कर दिया, उन लोगों ने दहशतगर्दाना हमला कहा। लेकिन बाद में भी उन लोगों ने अपना बयान बदला, अपना स्टैंड बदला, फिर वो सलीक़े से उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू किया। खुद इंडिया में जो गोदी मीडिया है वो तो नफरत का शिकार है, लेकिन जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, जो सेकुलर जर्नलिस्ट माने जाते हैं, रवीश कुमार, अभिशार शर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट हैं, इन सब ने भी अपनी पहले दिन की रिपोर्टिंग में हमास को गलत कहा, इसराइल का समर्थन किया, हमास को दहशतगर्द कह दिया, दहशतगर्दाना हमला किया। फिर हम लोगों ने ट्विटर पर, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बिल्ड किया, सच्चाई से लोगों को वाकिफ़ कराया। मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाए, तो फिर मैंने देखा कि अगले दिनों में फिर इन लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग का तरीक़ा बदला, इन्होंने तारीख़ खंगाली, और जो मुस्लिम ममालिक है उन्होंने अपने रिएक्शन में अच्छा खासा रोल अदा किया। उन्होंने इस हमला के लिए सीधे सीधे इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया, हमास की हमायत की, फ़लस्तीन की हमायत की। आपने देखा होगा कि इस वाक़े के फ़ौरी बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल जाता है, फिर उसने सऊदी अरब का और कई मुस्लिम मुल्कों का दौरा किया। उन तमाम जगहों पर जाकर के उसने ये कोशिश की कि समाजी तौर पर, सफारती तौर पर मुस्लिम ममालिक के रिश्ते को हमास से ख़त्म कर दिया जाए और वो इसराइल का साथ दे, इसराइल के साथ हमदर्दी जताए। लेकिन इन ममालिक ने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम एक आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत चाहते हैं, और जो कुछ हुआ है 7 अक्टूबर को ज़िम्मेदार खुद इसराइल है। अगर इसराइल इन पर हमला नहीं करता, इनको नहीं मारता, इनके इलाक़ों पर कब्ज़ा नहीं करता, तो ये हमला नहीं होता। तो एक बड़ा सपोर्ट था मुस्लिम दुनिया का। जी बहुत शुक्रिया आपका। जब आप मुस्लिम दुनिया के गवर्नमेंट्स की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका की इस गुजारिश को ठुकरा दिया कि वो हमास के साथ रिश्तों को ख़त्म करें, या ये कि वो इज़राइल का साथ दें और हमास को कंडेम करें, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं माना, बदले में क्या किया? बदले में तो उन्होंने सिर्फ कंडेमिनेशन दिया कि इज़राइल गलत कर रहा है। जो काम मुस्लिम ममालिक ने किया कंडेमिनेशन का, चाहे वो तैयब एर्दोगान का हो, चाहे वो सऊदी अरबिया के जो या मोहम्मद बिन सलमान का हो, क्या किसी ने जो कुछ भी किया, क्या वो काफ़ी था वहाँ के लोगों की आसानी के लिए और इस मामले को जो है सही मोड़ तक ले जाने के लिए? देखिए, मुस्लिम दुनिया ने हमास को सपोर्ट किया, फ़लस्तीन की मदद की, वो भी चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा मिले।
लेकिन मुस्लिम दुनिया ने जो तरीक़ा अख्तियार किया, उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो अप्रोच है वो नाकाम होगा या कामयाबी नहीं मिलेगी। मुस्लिम दुनिया को या तैयब अर्दोगान को, मोहम्मद बिन सलमान को, ईरान को, इन सब लोगों को लगा कि हम सफारती दबाव बना करके या बयानात जारी करके फ़ॉरेन पॉलिसी के तौर पर एक तरह से हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, इजराइल के हमला को रुकवा सकते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में, इस मुहिम में मुस्लिम दुनिया को, इस्लामी दुनिया को या उन तमाम लोगों को जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ है, उनको कामयाबी नहीं मिली है, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अब जो गज़ा पट्टी को मदद की ज़रूरत है या हमास को जो मदद की ज़रूरत है, वो पहली मदद है कि जंगबंदी हो, क्योंकि इजराइल हमास से लड़ने के बजाय वो गज़ा पट्टी के आम लोगों को निशाना बना रहा है, शहर को तबाह बर्बाद कर रहा है, अस्पतालों पर हमला कर रहा है। तो पहली मदद की ज़रूरत है कि जंगबंदी हो, और इस जंगबंदी में मुस्लिम ममालिक नाकाम है। जो दूसरी उनको मदद की ज़रूरत है कि जिस तरीके से इजराइल उन पर हमला कर रहा है, तो इजराइल के हमला को रोकने के लिए, इजराइल की जंग को नाकाम बनाने के लिए उनको हथियारों की ज़रूरत है। दूसरी गज़ा पट्टी को जो दूसरी मदद की ज़रूरत है वो ये है कि इजराइल जिस तरीके से गज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, सिविलियन को टारगेट कर रहा है, तो इजराइल के हमला को नाकाम बनाने के लिए, सिविलियन को महफूज बनाने के लिए गज़ा पट्टी की जो आर्मी है, हमास कह लीजिए, उनको ज़रूरत है फ़ौज की, उनको ज़रूरत है हथियारों की, ऐसे मिसाइल की जो इजराइल के हमला को नाकाम बना सके और उनके सिविलियन को महफूज रख सके। अब ये मदद मुस्लिम ममालिक को करना चाहिए, आर्मी भेजनी चाहिए, लेकिन ये ममालिक नहीं भेज पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद न भेजने की वजह यह है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। तो मुस्लिम दुनिया को लग रहा है कि ये जो जंग है, ये जो हमला हो रहा है गज़ा पट्टी पर, यह हमला इजराइल नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका ने पहले ही उस खत्ते में अपनी मजबूत गिरफ्त बना रखी है। ज़्यादातर जो ममालिक है वहाँ अमेरिकी एयरबेस मौजूद है। जो फ़लस्तीन और इजराइल है उसके अतराफ़ में जो ममालिक सबसे ज़्यादा इसकी मदद कर सकते हैं। तो अतराफ़ में जॉर्डन है, लबनान है, इजिप्ट है ना, उसके बाद इराक़ है, फिर उधर शाम है, उसके बाद फिर सऊदी अरब आ जाता है, कुछ और हट करके ईरान है, कतर है, ये सारे ममालिक हैं। और इनमें से ज़्यादातर मुल्कों में अमेरिका का एयरबेस मौजूद है, अमेरिका की आर्मी मौजूद है। और अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि कोई और इस जंग में शामिल ना हो, कोई और हमास का साथ ना दे। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो लगातार इजराइल की हर सतह पर मदद कर रहा है, बरतानिया मदद कर। अब देखिए कि अमेरिका कितना मजबूर है इजराइल के सामने, या फिर इजराइल से उसका कितना अहम रिश्ता है कि खौफ के आलम में, दहशत के आलम में अमेरिकी सदर को जाना पड़ा बार बार। एक बार तो अमेरिकी सदर को जाना ही पड़ा, और अमेरिका के जो दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बार बार जा रहे हैं। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा, जर्मनी के चांसलर को जाना पड़ा, मतलब तमाम जो बड़े बड़े यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सबके हेड को जाना पड़ा। तो इसके ऋषि सुनक भी गए थे। हाँ, ऋषि सुनक भी गया। तो ये अपने आप में साफ दर्शाता है कि वो दरअसल यहूदियों का स्टेट नहीं बल्कि ख़ुद अपना एक स्टेट है इन लोगों का, इनका मफाद जुड़ा है मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़, जिसकी बात हम लोग शुरू में कर रहे थे। ऐसा ही मतलब ये गैर मामूली नहीं है। अब दूसरा ये कि जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, चूँकि जो फ़लस्तीन की जंग है तो सिर्फ फ़लस्तीनियों की जंग नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की जंग है, आलम इस्लाम की जंग है। मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों के वतन का नहीं बल्कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी का भी मामला है, क़िबला अव्वल की आज़ादी का मामला है, जो मेराज की सरज़मीन है उसको आज़ाद कराने का मामला है। तो पूरी जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर आयद होती है। अब जो हमारे मुस्लिम ममालिक है, इन्होंने 70 सालों में, या कह लीजिए खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे से ज़वाल शुरू हुआ तो अभी तक उस ज़वाल से उभरे नहीं हैं। सबसे पहली ज़रूरत है मजबूत आर्मी बनाने की, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की, और उस पर मुसलमानों ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी है। OIC है, लेकिन OIC सिर्फ बातचीत के लिए है। OIC की कोई आर्मी नहीं है, उनका कोई फंड नहीं है, उनकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं, उनका कोई बजट नहीं। अब अगर इसको तफसील से समझिए, ज़रा सा वक्त लगेगा कि दुनिया में 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका आलमी सतह पर असर रसूख है। पहली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में दुनिया के तकरीबन 193 ममालिक मेंबर हैं, उसकी हैसियत है। लेकिन यूनाइटेड नेशन पर कंट्रोल सिर्फ 5 मुल्कों का है जिनके पास वेटो पावर है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास वेटो पावर है। ये जो चाहेंगे फैसला होगा, वाक़ई नहीं होगा। तो समझिए यूनाइटेड नेशन के नाम पर 5 मुल्क दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन समझिए चली गई।
कोई काम की नहीं है। यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था इजराइल को बनाने के लिए, उसके बाद किसी मसले को इसने हल नहीं किया। दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के जो सरबराह है अभी एंटोनियो गुटेरेस गालिबन, तो उनके तो कई बार बयान आए। अरे उनकी हैसियत क्या रह गई है, मतलब मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, उनके बयान आ रहे थे खिलाफ, इजराइल के खिलाफ और गजा पट्टी के सपोर्ट में, तो नीचे कमेंट कर रहे थे ऐसा शख्स है जिसकी बात उसकी बीवी तक नहीं मानती है। अल्लाह। इजराइल ने उसकी मुखालफत की, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अच्छा, अब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को आप देख सकते हैं। तो दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक OIC है, इस्लामी ताउन तंजीम, लेकिन इसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम ममालिक इनमें बाहम कोई रब्त भी नहीं है। तीसरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में वो खत्ते की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी एक हैसियत है। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी है, उसकी दाखिला पॉलिसी है। यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं वो सब वीज़ा फ्री, यानी हर एक को दूसरे के यहाँ जाने की इजाज़त होती है, उनके पास एक आर्मी भी है, वो मिल करके फैसला करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन एक मजबूत इदारा है, लेकिन OIC जो है कोई मजबूत इदारा नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो मुस्लिम ममालिक है वो खुद एक दूसरे के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, आपस में लड़ाई है। मुस्लिम ममालिक को तो छोड़िए, जो अरब ममालिक है खित्ते के नाम पर भी अपना एक मजबूत इत्तेहाद बना सकते थे, लेकिन इनके यहाँ भी एक दूसरी जगह जाने के लिए इनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो है क्या कि खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद मुसलमानों के दिलों से या उम्मत से जो मिल्लत और उम्मत का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म किया गया और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हावी किया गया। अब हर मुल्क सोचता है कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो अपनी सरहदों के दरमियान रहने वाली आवाम की, हालांकि जो आवाम है वो आज भी नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को तस्लीम नहीं करती है, वो उम्मत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम करती है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है वो मुसलमान है, उनसे हमारा ईमान का रिश्ता है, कुरान का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। ये दुनिया के तमाम मुसलमानों के जहन में बात मौजूद है। लेकिन जो हुकूमतें बन गई जिनके हाथों में इक़्तिदार है और ख़ासतौर पर जिन मुल्कों में जमहूरियत नहीं है, तो उनको आवाम की नाराज़गी का कोई ख़तरा नहीं रहता है, कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने पूरे तौर पर नेशनलिज्म को अपने ऊपर अपना लिया है। तो वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने मुल्क को बचाना है, दूसरे मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत करना नहीं है। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम ममालिक हैं वो फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी की मदद करने में नाकाम है। और जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं मानता हूँ कि अभी जो फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होगी। मतलब एक ऐसी प्लानिंग हो कि धीरे धीरे मुस्लिम ममालिक अमरीकी फ़ौज को अपने यहाँ से बाहर निकालें, उनका इनखला करें, हाँ उनको वहाँ से भगाएं, आज़ाद कराएं, अपनी ताकत बनाएं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, अपना हथियार बनाएं। और जब ये सब कुछ होंगे तो फिर वो ये खुद मुख्तार होंगे, आज़ाद होंगे, या आज़ादी के साथ मदद कर सकते हैं। अभी मुस्लिम ममालिक के पास जो हथियार है वो हथियार अमेरिका का दिया हुआ है। अब उन हथियारों को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका क्या करता है, हथियार को इनसे बेच भी देता है और इनको चलाने की इजाज़त भी नहीं होती है। उसको इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अगर अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इन्होंने उस हथियार का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इन्हीं पर हमला कर देगा। तो हथियार तो रखने के लिए दिए हैं बस शो पीस के तौर पर, कि बस दिखाने के लिए कि हमारे पास F-16 है, वो हथियार है, उसके अलावा इन हथियारों की कोई हैसियत नहीं होती है। जिन मुल्कों ने अमेरिका से हथियार ख़रीद रखे हैं वो हथियार उनके यहाँ ऐसी पड़े हुए हैं। बस मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में टोकता हूँ, मुझे एक बयान याद आ रहा है जो कि किसी फ़लस्तीनी ने दिया था कि तुम लोग इस बात की फ़िक्र मत करो कि हम कैसे आज़ाद होंगे, बल्कि पहले तुम खुद आज़ाद हो जाओ। और इसी तर्ज का एक दूसरा बयान जो मैंने सुना था वो ये था कि अगर मदद की असल में ज़रूरत है, शायद उनके जो कमांडर उबादा की बात थी कि क्या कहोगे, क्या सोचोगे आखिर में, अपने लोगों को क्या जवाब दोगे कि इतने ममालिक मिल करके पानी की एक बोतल बॉर्डर से क्रॉस नहीं करा पाए, हम हथियार की तो बात करते हैं। तो आपका जो तज़्ज़िया है गालिबन इस ओर इशारा करता है कि बेहद ज़रूरत है इत्तेहाद की, और इत्तेहाद के बिना जो है आप असर नहीं कायम कर सकते। और गालिबन इत्तेहाद ही है जिसने यूरोपियन यूनियन का असर रखा है, और आज भी अगर वो खड़े हो जाएं तो जी बिल्कुल इत्तेहाद की ज़रूरत है और ख़ुद को आज़ाद होने की ज़रूरत है। देखिए, आज़ादी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आप अपने मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। अगर आप कोई खारजा पॉलिसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं ले पा रहे, बल्कि खारजा पॉलिसी अपनाने में आपको डर लगता है कि अमेरिका क्या सोचेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि आप आज़ाद
नहीं है। यही वजह है कि जो अरब ममालिक है, जब बात हिंदुस्तान की होती है या कुछ दूसरे छोटे ममालिक की होती है, कनाडा की होती है, तो इन ममालिक का रिएक्शन सख्त होता है, ये आज़ाद नज़र आते हैं। लेकिन कोई ऐसा मामला जिसमें अमेरिका सामने रहता है तो वहाँ पर ये आज़ाद नज़र नहीं आते हैं, नर्म पड़ जाते हैं। अभी देखिए इतना बड़ा मामला हो गया और किसी मुस्लिम मुल्क ने सफारती रिश्ता ख़त्म नहीं किया। जिन मुल्कों का है, तुर्किया ने बहुत बाद में अपने सफ़ीर को वापस बुलाया, तो और मुल्कों ने, यूनाइटेड अरब इमारात ने अभी तक रिश्ता ख़राब नहीं किया, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सबसे पहले इक़दाम किया और इजराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, इजराइल के सफ़ीर को भेज दिया, उन मुल्कों ने एहतजाज किया। तो सबसे ज़्यादा खुद इन मुल्कों को आज़ाद होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर एतमाद करने की ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होगा, आज़ादी और वो इत्तेहाद किस सूत्र से देखिए होता है, देखिए जैसे तारीख़ आप पढ़ेंगे तो याद आएगा कि फ्रांस, उसके पास अभी वेटो पावर है, दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक है। उसने कई मुल्कों को ग़ुलाम बनाया, उस पर हुकूमत की। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया के उरूज का ज़माना था 14वीं सदी में, और खिलाफत उस्मानिया के खलीफा थे सुल्तान सुलेमान अल क़ानूनी, तो उनके ज़माने में फ्रांस का बादशाह कौन होगा ये ओटोमन एम्पायर तय करती थी। इतना उनका पावर तो था, सुपर पावर थे। हाँ, सुपर पावर थे। तो फ्रांस भले ही आज़ाद था, लेकिन उनकी आज़ादी मशरूत थी। इनकी पॉलिसी को जो अपनाएगा वो वहाँ का बादशाह बनेगा। तो इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे, तकरीबन वहाँ का यही अंजाम है, वही मामला है कि अमेरिका की शर्तों के मुताबिक जो चलेगा, अमेरिका जो चाहेगा वही इन ममालिक का हुक्मरान बनेगा। तो एक तरह से ये आज़ाद हैं, आज़ाद नहीं भी हैं। तो जब तक, और आज़ाद क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम ममालिक हैं इनको मस्जिद अक़सा से मोहब्बत नहीं है, या क़िबला अव्वल को आज़ाद नहीं कराना चाहते, यकीनन ये आज़ाद कराना चाहते हैं, इनके दिल में भी तरफ है, लेकिन ये मजबूर हैं। इन्होंने हथियार नहीं बनाया, इन्होंने दिफाई साजो सामान पर मेहनत नहीं की है, अपनी आर्मी इस तरह नहीं बनाई। तो जब तक इन तमाम चीज़ों को मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहुत खूब। मगर अभी आप जिस मोड में जा रहे हैं, मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ। अभी आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक अमेरिका के जो है मजबूरी में, अमेरिका के पावर से इन्फ्लुएंस होकर के कई काम नहीं कर पा रहे हैं। मगर इस बात पर आप क्या जवाब देंगे कि वो क्यों कर उस हमास की मदद करें, जो हमास खड़ा ही इजराइल की मदद से हुआ? ये इल्ज़ाम लगता है, हमने सोशल मीडिया पर देखा कि हमास को खड़ा करने वाला इजराइल है। तो उस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसने जो इजराइल की मदद से खड़ा हुआ, जिसकी वजह से इतने सारे मुसलमानों की जान गई, जिन्होंने जज्बात में आकर के हमला कर दिया, और उसके बदले में आज भी वो महम वहाँ पर चल रहा है। मुस्लिम ममालिक क्या करें? मतलब जहाँ बुला लो वहीं पर कूद पड़े और अपनी सारी जो रसद है सारी चीज़ों को तबाह कर दें अपनी। देखिए, इस तरह की बातें वो लोग करते हैं जिनको कौमों की तारीख़ का पता नहीं, जिन्होंने आज़ादी की जंगों का मुताला नहीं किया, या जिनको जिद्दोजहद का मतलब, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जिनको मतलब नहीं है, जिनको हर जगह सिर्फ इंसानियत नज़र आती है, वही लोग ये बातें कर सकते हैं। किसी भी मुल्क की तामीर कुर्बानियों के बाद होती है, किसी भी कौम को आज़ादी बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद होती है। तो इन लोगों को ये लगता है, मैंने भी देखा कई जगह, कि इजराइल इतना सब कुछ कर रहा है तो उसके लिए हमास जिम्मेदार है। हमास को इन्होंने एजेंट बता दिया। हमास अपने वतन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और अभी तक आपने एक आवाज़ भी नहीं सुनी होगी जो गज़ा पट्टी से आई होगी हमास के खिलाफ। अच्छा, हाँ। लगातार इंटरनेशनल मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रहे हैं। अगर उनको इस बात का ज़रा बराबर भी शक होता कि इजराइल का जो हम पर जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है, या हमास के लोग इजराइल से मिले हुए हैं, तो सबसे पहले ऑन कैमरा इजराइल की मजम्मत करते, सॉरी वो हमास की मजम्मत करते, वो हमास को एजेंट करार देते। अच्छा, मान लिया जो गज़ा पट्टी में रहने वाले हैं उनको हो सकता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो हमास के लड़ा के जाकर के उनका कत्ल कर देंगे, डर से खौफ से वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन के लोग जो दुनिया भर में मौजूद हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह मौजूद है, चूँकि 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी महाजिर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने किसी को सुना? बल्कि लगातार वो लोग छुट्टियों के मौका पर सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कनाडा में वहाँ की आवाम ने
वहाँ के वज़ीर आज़म को खाना खाने से रोक दिया, रेस्टोरेंट में एहतजाज किया, अमेरिकी सदर के रास्ता को रोक दिया, एक जहाज़ को रोक दिया, उस पर हथियार नहीं जाने दिया। तो कहीं भी आपने नहीं सुना उन लोगों से जिनका वतन है कि हमास इजराइल के साथ है या हमास इंसानी कौज के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो जिनका वतन है, जिनका देश है, उनको अच्छी तरह पता है कि हमास के लोग उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और जिन लोगों को तारीख़ का पता नहीं होता, जो कुर्बानी देना नहीं जानते हैं, वो हर चीज़ में एजेंट की बात करने लगते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मुसलमानों की कौज की बात करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा ये इस वजह से इतना ज़ोर से बोल रहा है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा, टीम है ना। तो हर जगह ये इल्ज़ाम लोग लगाते रहते हैं जिनको तारीख़ का पता नहीं होता, जो दुश्मन से बहुत ज़्यादा मरूब होता है। तो ये बातें करने वाले वो लोग हैं जो इजराइल से मरूब हैं, मगरबी पैरोपेगेंडा की वजह से या वेस्टर्न मीडिया की वजह से कि भाई इजराइल की मोसाद बहुत ताकतवर है, उसकी आर्मी बहुत ताकतवर है, उसकी फ़ौज है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती, फिर हमास के लोगों ने क्यों उसको छेड़ा, और छेड़ा तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो ये वो लोग हैं जो इनसे मुतासिर हैं। जो लोग रियलिटी जानते हैं वो इजराइल को नहीं बल्कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमास ने इजराइल की टेक्नोलॉजी को नाकाम बना दिया। 100 साल इजराइल पीछे चला गया। भले ही इस पूरे जंग में इंसान मतलब आम लोगों की हलाकत की बात करें तो फ़लस्तीनियों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन फ़लस्तीनियों के पास खोने के लिए बचा कुछ नहीं था। उनका वतन ऑलरेडी जा चुका है। गज़ा पट्टी पर भी उनका कब्जा था, वेस्ट बैंक पर उसका कब्जा है, सब कब्जे में लगातार इनके लोग मारे जा रहे थे। तो इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम इन्होंने इजराइल का भी तो बर्बाद कर दिया। 100 साल इजराइल पीछे चला गया। इजराइल के जो रिश्ते बन रहे थे वो रिश्ते ख़राब हुआ, जो उसकी टेक्नोलॉजी की तारीफ हो रही थी वो तारीफ कम हुई, दूसरे अब उसके हथियार को नहीं खरीदेंगे, उससे तिजारत नहीं करेंगे। तो इजराइल को इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। देखिए, फौरी तौर पर जो गज़ा को ज़रूरत है जंगबंदी की, और मुस्लिम दुनिया और पूरी इंसानियत की ज़िम्मेदारी है कि जंगबंदी हो, क्योंकि इजराइल की लड़ाई हमास से है और ये लड़ाई अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल का एजेंडा है हमास को ख़त्म करना, किसी भी ऐसे ग्रुप को बाकी नहीं रहना या उसको मौजूद नहीं रहने देना जो फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा करे, जिसकी वजह से इजराइल पर कोई हमला हो, जिसकी वजह से इजराइल में अमन व शांति ख़त्म हो। तो ऐसे किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ इजराइल लड़ता रहेगा। कभी अल-फतह ग्रुप के ख़िलाफ़ उसकी लड़ाई थी, आज हमास के ख़िलाफ़ है, आइंदा कोई और भी ग्रुप होगा तो उसके ख़िलाफ़ इजराइल की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, बज़ाहिर जंगबंदी हो। लेकिन जो ज़रूरत है कि जो आम नागरिक इजराइल के हमलों का निशाना बन रहे हैं उस पर पाबंदी लगे और पूरी दुनिया को उसकी मदद करने की ज़रूरत है। जो अरब ममालिक हैं उनके पास हुकूमत है, उनके पास इक़्तिदार है, उनके पास दौलत है, उनके पास फ़ौज है, तो वो इन तमाम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाए कि गज़ा पट्टी पर बमबारी बंद हो। 1973 की जंग में जब मिस्र और इजराइल के दरमियान जंग थी तो अरब मुल्कों ने तेल ना बेचने का यूरोप और अमेरिका को वादा किया और इस वजह से यूरोपियन ममालिक ने मदद नहीं की। अमेरिका ने मदद की तो 2 साल के लिए तेल की पाबंदी लगा दी थी अरबों ने। तो अरब ये कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं पता, करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो हमला नहीं कर सकते लेकिन इस तरह वो मदद कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो अवाम है, वो प्रोटेस्ट करके एहतजाज करके एक दबाव बना सकती है, चूँकि अमन व सलामती के रास्ते को इख्तियार करने में ही असल कामयाबी मिलती है। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को इक़्तिदार से हटना पड़ा है प्रोटेस्ट की वजह से, अवाम के एहतजाज की वजह से। तो दुनिया भर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, मुस्लिम दुनिया में एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों के सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। लोगों के एहतजाज का नतीजा है कि कहीं ना कहीं सरकारें दबाव में आई है। तो अगर और इसी तरह एहतजाज होता रहा, लोग सड़कों पर उतरते रहे, तो अमेरिका भी दबाव में आएगा। मीडिया ने अगर ईमानदारी से रिपोर्टिंग की तो उसका भी असर पड़ेगा और इजराइल को रुकना पड़ेगा। तो जंगबंदी गज़ा को फौरी तौर पर चाहिए और उसके लिए दुनिया भर के लोग किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत खूब। आपने एक बात और मेंशन की थी, वो ये कि मुस्लिम ममालिक को इक़दाम लेना चाहिए, और मुस्लिम ममालिक को इक़दाम लेने के लिए पब्लिक भी प्रेशर बना रही है कि आपको अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो ताकत का इस्तेमाल कीजिए। तो इस ज़िमन में उलमाए कराम जिनकी तरफ आम पब्लिक देखती है, जिनको आम पब्लिक लीडरशिप देती है, चाहे वो कहीं के भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, उलमा हमेशा ही से आम पब्लिक के लिए एक उम्मीद की किरण रहे हैं और वो वरसतुल अंबिया भी हैं। तो उलमा का क्या किरदार रहता है इस पूरे एपिसोड में? देखिए, उलमा दो तरह के, 2 कैटेगरी में रखिए। मतलब कुछ उलमा वो है जिनकी
इनफरादी शख्सियत है और अपने तौर पर वो पूरा किरदार निभा रहे हैं, राय आम्मा हमवार कर रहे हैं, लोगों को तलक़ीन कर रहे हैं, उन्हें उनके दरमियान अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। उलमा का एक तबका वो है जो किसी तंजीम के सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से वो किरदार सामने नहीं आ रहा है। उनको एक अवेयरनेस पैदा करना चाहिए था, एक रोल निभाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। अगर हम इंडिया के तनाजुर में बातचीत करें तो इंडिया का फ़लस्तीन का माफ़ कीजिएगा, इंडिया का फ़लस्तीन से गहरा रिश्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है। जब भी फ़लस्तीन पर हमला हुआ तो इंडिया में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हो सका। हालांकि आज भी जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो फ़लस्तीन के साथ है, जो पुरानी पॉलिसी है वही आज भी है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की सरकार ने या कह लीजिए मीडिया ने एक माहौल बनाया कि इंडिया फ़लस्तीन के साथ नहीं है, और उसके दबाव में यहाँ की लीडरशिप आ गई, यहाँ की मिली तंजीमें आ गई, यहाँ के कुछ लोग आ गए और उन्होंने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया। अब देखिए कि अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, इंग्लैंड में एहतजाज हो रहा है, दूसरे मुल्कों में बड़े बड़े एहतजाज हो, फ्रांस में एहतजाज करने पर पाबंदी है, वहाँ लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और इंडिया में इस तरह का कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। केरला में एक दो एहतजाज हुआ है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, जिसको दरअसल इंडिया समझा जाता है, जिसकी तर्जमानी होती है, वहाँ कोई भी बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, ना किसी मुस्लिम लीडरशिप ने, किसी मिली तंजीम ने इनिशिएटिव लिया। तो मुझे लगता है कि बुज़दिली है और हमारी लीडरशिप को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत है। बेशक सवालात तो बहुत होते हैं और सवालात आपके जहन में भी होंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारी ये जो गुफ्तगू जिसकी शुरुआत आज हुई है ये जारी रहे, न सिर्फ एडिटर साहब के साथ बल्कि दूसरे मेहमानों के साथ। तो हम तमाम नाजरीन से गुजारिश करेंगे, यानी कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपके जहन में भी इस गुफ्तगू के बारे में जो आज हुई है कोई तासुर हो तो वो भी पेश करें, कमेंट सेक्शन खुला है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर करें, ताकि आइंदा अगर मौका मिले तो मैं आपकी तरफ से वो सवाल इनसे और दूसरे मेहमानों से कर सकूं। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी ऐसी शख्सियत के बारे में कोई नाम मौजूद है जिनको कि हमें इंटरव्यू करना चाहिए इस मौजू पर, तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी, मिलर टाइम्स की कोशिश होगी कि हम उन तक पहुंच बनाएं, और आपके डिमांड पर, पब्लिक के डिमांड पर, क्योंकि ये चैनल पब्लिक का चैनल है, आम लोगों का चैनल है, तो हम उन तक भी रब्ता करेंगे और उनसे भी इस मौजू पर तासुरात लेने की कोशिश करेंगे। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एडिटर साहब आपका कि आज आपने वक्त दिया। नहीं, आपका शुक्रिया। मिलर टाइम्स के स्टूडियो में आपको खुशामदीद, खैर मक़दम। इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह का प्रोग्राम जारी रहे। आज इन्होंने मेरे साथ बातचीत की है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, जो मुझसे बड़े हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनको भी हम यहाँ बुलाएंगे और ये उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी।